जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मुफ्त में शिक्षा। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 5 क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इसका चैप्टर 5 जो है चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम है ना, कांग्रेस प्रणाली, इसकी चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। तो ये चैप्टर 5 है और इसको हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। सो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अंडरस्टैंड हाउ द पॉलिटिकल ट्रांजिशन टुक प्लेस आफ्टर नेहरू, है ना। तो ये हम यहाँ समझने वाले हैं कि नेहरू के बाद राजनीति जो है, भारत की राजनीति, वो किस करवट ली, वो ये हम यहाँ पे समझने वाले हैं। पॉलिटिकल ट्रांजिशन आफ्टर नेहरू। नेक्स्ट इज describe how the opposition unity and the Congress split posed a challenge to Congress dominance। ठीक है। सो विपक्ष की एकता और खुद के बिखराव ने कांग्रेस के प्रभुत्व को कैसे चुनौती दी, है ना। सो ऑपोजिशन यूनिटी और जो कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है, कांग्रेस खुद ही टूट जाती है ना। तो ये कैसे कांग्रेस का जो डोमिनेंस रहा स्टार्टिंग में, इंडिपेंडेंस के बाद जो स्टार्टिंग का पॉलिटिक्स थे, आपने पढ़ा है, मैंने पुराने लेक्चर्स में आपको बताया कि कांग्रेस का डोमिनेंस था, है ना। तो वो कैसे अफेक्टेड होता है, उस पर क्या चैलेंजेस आती है, क्या चुनौतियाँ आती है, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सप्लेन हाउ ए न्यू कांग्रेस लेड बाय इंदिरा गांधी ओवरकेम दीज चैलेंजेस, है ना। तो जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक नई कांग्रेस किस तरह से इन चुनौतियों का सामना करेगी, किस तरीके से इन चुनौतियों को फेस करेगी, है ना, अंडर लीडरशिप ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी। हाँ, हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है। तो ये भी हम देखने वाले हैं। एंड द लास्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड is analyze how new policies and ideologies facilitated the restoration of the Congress system। तो जो कैसे नई नीतियों और तथा विचारधाराओं ने कांग्रेस प्रणाली की पुनर्वापसी की, है ना। तो जो कांग्रेस का प्रणाली है, कांग्रेस सिस्टम है, इसको कैसे रेस्टोर करता है ना। न्यू पॉलिसीज एंड न्यू आइडियोलॉजीज, न्यू आइडियोलॉजी एंड न्यू पॉलिसीज ये रेस्टोर करती है कांग्रेस सिस्टम को फिर से। तो ये हम इसमें देखने वाले हैं दोस्तों। सो लेट स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन, है ना। तो राजनीतिक उत्तराधिकार, सक्सेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, उत्तराधिकार, है ना। तो पॉलिटिकल सक्सेशन, राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती, है ना, चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे इन मे 1964, है ना। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू 1964 में वो चल बसते हैं, इस दुनिया को छोड़ देते हैं, मे 1964। ही हैड बीन अनवेल फॉर मोर देन ए ईयर। तो पिछले एक साल से उनकी तबीयत सही नहीं थी, वो बीमार चल रहे थे। दिस हैड जनरेटेड ए लॉट ऑफ स्पेकुलेशन अबाउट द यूजुअल क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन आफ्टर नेहरू हु। तो चूंकि वो एक साल से बीमार चल रहे थे, तो ये स्वाभाविक है कि इससे नेहरू के जो राजनीतिक उत्तराधिकार हों वो कौन बनेगा, हु विल हिज सक्सेसर, उसके बाद उन सक्सेशन किनके हाथों में जाएगी आफ्टर नेहरू हु, है ना, नेहरू के बाद कौन। तो ये एक सवाल चल रहा था लोगों के उसमें मन में, मतलब दिस स्पेकुलेशंस वेयर ऑन, है ना, सिंस वो बीमार चल रहे थे। बट इन ए न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक इंडिया दिस सिचुएशन गेव राइज टू ए मोर सीरियस क्वेश्चन आफ्टर नेहरू वॉट। लेकिन सिर्फ कौन नहीं, आफ्टर नेहरू कौन तो एक स्पेकुलेशन था ही। यहाँ क्या बोल रहा है कि इन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे एक नया देश, जो नया आज़ाद हुआ है, भारत जैसा देश, है ना। तो वहाँ पे आज़ादी के बाद नेहरू लगभग 3 बार प्रधानमंत्री रहते हैं। सो देन पॉइंट इज़ दैट कि एक इंडिया जो इंडिपेंडेंस के बाद जो देखा था लीडरशिप, इट वॉज नेहरूज लीडरशिप। तो ये एक ऐसा सिचुएशन को, सीरियस सिचुएशन था उनके कि नेहरू के बाद कौन ही सिर्फ क्वेश्चन नहीं था, नेहरू के बाद क्या, इस देश का क्या होगा आफ्टर नेहरू। सो दैट वाज द अनदर क्वेश्चन, मोर सीरियस क्वेश्चन, आफ्टर नेहरू व्हाट, है ना। सो द सेकंड क्वेश्चन अरोज फ्रॉम द सीरियस डाउट that many outsiders had about whether India's democratic experiment will survive after Nehru।
तो जो सेकंड क्वेश्चन उठता है, दूसरा सवाल जो उठता था, जिसके ऊपर काफ़ी सीरियस डाउट थे, बहुत सारे जो हमारे विदेश बाहर थे, आउटसाइडर, जो भारत के बाहर से बहुत सारे जो थिंकर थे, सोचने वाले लोग थे, उनको एक डाउट था कि जो इंडिया ने डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट किया, इंडिया ने, ऑफ कोर्स उस समय हम इसको एक्सपेरिमेंट ही मानेंगे क्योंकि इंडिया नया नया डेमोक्रेसी इंडिया में सेटअप हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो क्या नेहरू के जाने के बाद ये डेमोक्रेसी का जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये सरवाइव करेगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल था, है ना। इट वॉज फियर्ड दैट लाइक सो मेनी अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, इंडिया टू वुड नॉट बी एबल टू मैनेज ए डेमोक्रेटिक सक्सेशन। तो ऐसा एक भय था कि जैसे बहुत सारे जो नए स्वतंत्र कंट्रीज हैं, है ना, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज में बहुत में जगह ऐसा हुआ कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक सक्सेशन नहीं हुआ, है ना। नए नए बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंट्रीज हुए कि वहाँ पे लीडरशिप चेंज हो गई एंड वहाँ या तो मिलिट्री रूल आ गया, या किसी एक व्यक्ति का शासन आ गया, तानाशाह आ गया, या वन पर्सन या वन पार्टी रूल आ गया, ऐसे हुआ है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो आज़ाद हुए, उनमें ऐसा प्रॉब्लम था न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज में। तो लग रहा था कि इंडिया भी ऐसे ही फंस जाएगा, इंडिया में भी सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम होने वाली है आफ्टर नेहरू, डेमोक्रेटिक सक्सेशन शायद नहीं होगा। ए फेलियर टू डू सो, इट वॉज फियर्ड, कुड लीड टू ए पॉलिटिकल रोल फॉर द आर्मी, है ना। तो अगर ऐसा होगा, अगर डेमोक्रेटिक सक्सेशन सही तरीके से नहीं होगा तो क्या होगा, तो इंडिया में शायद आर्मी की रूल आ जाएगी, आर्मी पॉलिटिक्स में एंटर कर जाएगी। सो ऐसा एक भय था, एक डर था। बिसाइड्स देयर वेर डाउट्स इफ द न्यू लीडरशिप वुड बी एबल टू हैंडल द मल्टीपल क्राइसिस दैट अवेटेड ए सोल्यूशन। और इसके साथ ये भी डाउट था कि जो नई लीडरशिप होगी, है ना, जो नया नेतृत्व आएगा, नया लीडर आएगा, सो वुड बी एबल टू हैंडल ये मल्टीपल क्राइसिस जो चल रही है एक साथ, इतनी सारी चुनौतियाँ, इतने सारे जो पर कठिनाइयाँ हैं, क्या नया नेतृत्व उसका कोई समाधान खोज पाएगा, ये भी एक सवाल था। द 1960s आर लेबल्ड एज द डेंजरस डिकेड, है ना। 1960 के दशक को क्या कहा जा रहा कि इसको बहुत ही खतरनाक दशक कहा जा रहा है ना, खतरनाक दशक, लेबल्ड एज डेंजरस डिकेड 1960s। क्यों, ये भी देखते हैं। व्हेन unresolved problems like poverty, inequality, communal and regional divisions, etc. could lead to a failure of democratic project or even the disintegration of country। तो क्योंकि क्या था उस समय, गरीबी, पॉवर्टी, असमानता, इनइक्वालिटी, है ना, कॉम्युनल एंड रीजनल डिविजन्स, है ना। तो भारत में ये सांप्रदायिक या क्षेत्रीय विभाजन, तो ये सब जो ऐसे प्रॉब्लम्स थे, है ना, कि ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत सारे अनसुलझे हुए थे, है ना। और संभव था कि इन सारी कठिनाइयों के कारण देश में लोकतंत्र की जो प्रोजेक्ट है, परियोजना है, वो असफल हो जाती, या अथवा देश खुद डिसइंटीग्रेट हो जाए, बिखर जाए, है ना। तो ऐसा एक संभावना था, ऐसा एक डर था। सो आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। नेक्स्ट इज, इसी टॉपिक के अंदर सब टॉपिक इज फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री। नेहरू के बाद शास्त्री आते हैं, है ना। The ease with which the succession after Nehru took place proved all the critics wrong। तो कह रहा है कि जिस आसान तरीके से, है ना, जिस आसानी से इस उत्तराधिकार, नेहरू का उत्तराधिकार हो, सक्सेशन टेक प्लेस करता है, उत्तराधिकार शास्त्री टेक ओवर करते हैं, ये जितने भी आलोचक अभी थे, जो ऐसे ऐसे सवाल जिनके मन में आ रहे थे और ऐसे देश के बारे में ऐसा सोच रहा था, भारत के बारे में, उन सबको गलत प्रूव कर देता है। When Nehru passed away, K. Kamraj, the president of the Congress party, consulted party leaders and Congress members of parliament and found that there was a consensus in favor of लाल बहादुर शास्त्री। तो जब नेहरू जी का देहांत हो जाता है, उस समय कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट होते हैं, के कामराज होते हैं, साउथ इंडिया के एक बहुत बड़े लीडर थे, है ना। तो ये पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और कांग्रेस के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सांसद होते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं, और उनके बाद उनको ऐसा लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने के फेवर में लगभग आम सहमति है, कंसेंसस है, सब लोग सहमत हैं। ही वॉज यूनेनिमसली चोजन एज द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी एंड दस बिकेम द कंट्रीज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो वो सर्वसम्मति से
यूनानिमसली चोजन लीडर ऑफ कांग्रेस, तो कांग्रेस पार्लियामेंट्री है ना, कांग्रेस संसदीय दल का वो लीडर चुन लिए जाते हैं, नेता चुन लिए जाते हैं, और इस कारण से उनको ऑफ कोर्स यूनानिमसली चुने जाते हैं, सब लोग मिलकर कांग्रेस के सब लोग मिलकर चुनते हैं, तो भारत के वो नेक्स्ट प्रधानमंत्री के रूप में उनको शपथ दिला दी जाती है, वो भारत के नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं। शास्त्री was a non-controversial leader from Uttar Pradesh who had been a minister in Nehru's cabinet for many years। तो जो शास्त्री जी थे, ये भी एक बहुत ही टॉल लीडर्स थे, नो डाउट। तो शास्त्री जी थे वो एक नॉन कंट्रोवर्शियल, ये कोई कंट्रोवर्सी वगैरह से है ना, ये थोड़ा दूर रहते थे, इनके ऊपर कोई ऐसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं था, विवाद विवाद कुछ नहीं था, है ना। और ये नेहरू जी के जो सरकार, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, और नेहरू के जो कैबिनेट में ये काफ़ी सालों से मंत्री रह चुके थे, तो इनको एक्सपीरियंस था एज मिनिस्टर इन नेहरूज कैबिनेट। नेहरू हैड कम टू डिपेंड ए लॉट ऑन हिम इन हिज लास्ट ईयर। तो चूंकि वो नेहरू जी बीमार भी चल रहे थे, तो उनको मतलब पिछले काफ़ी दिनों से वो शास्त्री जी के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड भी हो गए थे, उन पर थोड़ा अपना राय विचार लेते थे, उन पर काफ़ी हद तक आश्रित भी थे। ही वॉज नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी एंड हिज कमिटमेंट टू प्रिंसिपल्स। तो ये शास्त्री जी हैं, ये अपने बेसिकली सिंप्लिसिटी, ये जो बहुत ही सादा जीवन, उच्च विचार वाले विचारधारा में थे, तो ये अपनी सादगी भरी जिंदगी के लिए है ना काफ़ी प्रसिद्ध थे, और अपने कमिटमेंट टू हिज प्रिंसिपल, इनके सिद्धांतों के प्रति इनकी निष्ठा बहुत मजबूत थी दोस्तों, है ना, बहुत मजबूत। इनको जस्ट मैं आउट ऑफ द बुक में बता रहा हूँ कि बहुत गरीब परिवार से उठकर आए थे, इनको गुदड़ी में लाल का भी इनको नाम दिया गया था, है ना। गुदड़ी में लाल इन द सेंस इट्स ए हिंदी साहित्य का ओल्ड टर्मिनोलॉजी, कि बेसिकली जो बहुत गरीबी से उठ के निकले ना, तो उसको बोलते हैं गुदड़ी में लाल। तो शास्त्री जी के बारे में मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ा था, दो इट्स नॉट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, बट एक मैंने पढ़ा था एंड दैट वाज वेरी टचिंग स्टोरी। ठीक है, ये किसी बाग में जाते हैं और फूल तोड़ते हैं, माली पकड़ लेते हैं, दैट्स अ सेपरेट पार्ट। कभी आप लोग अगर वो आप लोगों के हाथ लगे तो आपको पढ़ना चाहिए। दैट विल शो हिज फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड ही वॉज वेरी अपराइट मैन। ठीक है, बचपन में ऑफ कोर्स मैन नहीं थे, ही वॉज ए अपराइट बॉय। सो बहुत ही सिंप्लिसिटी में विश्वास करते थे, और अपने सिद्धांतों के प्रति इनका बहुत ही निष्ठावान थे। अर्लियर ही हैड रिजाइंड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ रेलवे मिनिस्टर एक्सेप्टिंग मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए मेजर रेलवे एक्सीडेंट, है ना। तो पहले ये प्रधानमंत्री बनने से पहले एक पुरानी है बात है कि जब ये रेल मंत्री थे भारत के, तो उस समय एक रेल एक्सीडेंट होती है और एक बड़ी रेल दुर्घटना होती है, और उसकी वो जिम्मेदारी लेकर, वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर वो रिज़ाइन कर देते हैं। और दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि आजकल हमारे देश की लीडरशिप क्या है और कितने रेलवे एक्सीडेंट होते हैं आजकल। मतलब मैं बस आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मे भी पिछले लास्ट 20-30 सालों में आपने देखा होगा और अभी भी देख रहे होंगे कि रेल एक्सीडेंट्स होते हैं, और आज के हमारे मिनिस्टर्स कैसे हैं। सो लेट्स नॉट कमेंट, मैं उन पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट कि जो मैंने आपको बताया कि उनका कमिटमेंट टू प्रिंसिपल, वो ये रिफ्लेक्ट होता है, उनके इस स्वभाव से रिफ्लेक्ट होता है। ये पता चलता है कि अगर कोई एक मेजर रेलवे एक्सीडेंट हो गई, तो वो एज रेल मिनिस्टर उन्होंने अपने ऊपर वो मोरल जिम्मेदारी ली, है ना, नैतिक जिम्मेदारी लेकर उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। बड़ी बात है दोस्तों। शास्त्री वॉज द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1964 टू 1966। तो ये 2 साल के लिए ही प्रधानमंत्री रहते हैं, 1964 से 1966 तक। ड्यूरिंग शास्त्रीज ब्रीफ प्राइम मिनिस्टरशिप द कंट्री फेस 2 मेजर चैलेंजेस। तो ये उनका जो छोटा सा प्रधानमंत्री का जो छोटा सा समय है 2 साल का, उसमें देश 2 बड़े बड़े चुनौतियों से जूझता है। वाइल इंडिया वॉज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ द वॉर विथ चाइना, फेल्ड मॉनसून्स, ड्रॉट एंड सीरियस फूड क्राइसिस प्रेजेंटेड ए ग्रेव चैलेंज, है ना। तो कह रहा है कि वाइल इंडिया, जो भारत था, वो ग्रेट द इम्प्लीकेशन, चाइना के साथ जो युद्ध हुई थी 1962 में, चाइना ने भारत पे हमला किया और फिर यूनिलैटरली उसने सीज फायर घोषित किया। तो जो चाइना के साथ जो वॉर हुई थी, उसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, आर्थिक असर तो हमारे देश पे था ही, है ना। तो उससे अभी कंट्री रिकवर कर ही रही थी, अभी 100% रिकवर की भी नहीं थी, है ना। बट क्या हुआ, फेल्ड मानसून उस समय भारत कृषि में बहुत ज़्यादा मानसून पे आश्रित था, है ना। आज के जैसा हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ कोर्स उस समय नहीं हुई थी, वी आर टॉकिंग अबाउट 1960s। तो फेल्ड मानसून फेल हो गई एंड ड्रॉट आ गया। तो क्या हुआ कि इससे
ऑफ कोर्स अगर जब उस समय जब हमारा देश एक एग्रीकल्चरल कंट्री था और उसमें मानसून पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, तो अगर आज के डेट में भी हमारे एग्रीकल्चर बहुत हद तक मानसून पे डिपेंडेंट है, बट यस उस ज़माने में बात कुछ और थी और बहुत ज़्यादा ही थे। तो जब मानसून की असफलता हुई तो देश में क्या बन जाता है, सूखे की स्थिति बन जाता है ना, एंड सीरियस फूड क्राइसिस, एंड जो खाद्य पदार्थ है उसका बहुत ज़्यादा ही क्राइसिस हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा डेंजरस चैलेंज था, है ना, ये एक बहुत बड़ा हमारे देश के लिए उस समय चुनौती के रूप में हुए, क्योंकि खाद्यान्न पर गंभीर संकट आ गया। एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, द कंट्री ऑल्सो फेस्ड ए वॉर विथ पाकिस्तान इन 1965। और जैसा लास्ट चैप्टर में मैंने लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया दोस्तों कि 1965 में कंट्री पाकिस्तान के साथ भी एक वॉर लड़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रहे हैं, चाइना के वॉर के बाद ये फेल्ड मानसून ड्राफ्ट फूड क्राइसिस चल रहा है, एंड 1965 में पैरेलली इंडिया एक अनदर वॉर विद पाकिस्तान, है ना। तो शास्त्रीज फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान सिंबलाइज द कंट्रीज रिजॉल्व टू फेस बोथ दिस चैलेंजेज। तो शास्त्री जी, मेरे मुंह से गांधी जी निकल गई, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि गांधी जी और शास्त्री जी दोनों का बर्थडे सेम डेट में आता है दोस्तों, 2 अक्टूबर। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को गांधी जी का भी बर्थडे है और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री शास्त्री जी का भी बर्थडे है। ठीक है, तो मेरे मुंह से शायद इसलिए मैं बैक ऑफ द माइंड कहीं रहा होगा, इसलिए गांधी निकल गया। बट नाउ कमिंग टू द टॉपिक फ्रेंड्स, शास्त्रीज फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान। तो उनका एक बहुत उन्होंने एक फेमस नारा है, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, है ना, जय जवान जय किसान। तो ये नारा क्या दिया था, इस नारे का बेसिकली ये इससे यही सिंबल है कि ये कहना चाह रहे थे कि कंट्रीज रिजॉल्व टू फेस दिस बोथ द चैलेंजेस। तो देश में जो दो चैलेंज था, एक फूड क्राइसिस थी, है ना, तो जय जवान, उसके साथ उनका ये नारा सिंक था कि फूड क्राइसिस को हमें रिजॉल्व करना है। दूसरा, इंडिया चाइना से पहले हार चुका था 2 साल पहले, और पाकिस्तान से युद्ध हो गई 1965 में। तो जय जवान, सॉरी जय किसान, आई कैन गॉट कन्फ्यूज, जय किसान वॉज फॉर द फेल्ड मानसून एंड फूड क्राइसिस, एंड जय जवान फॉर दिस 2 वॉर्स, है ना। तो ये कंट्री का जो रिजॉल्व है, जो कंट्री का संकल्प है, वो इस नारे में छुपा हुआ था, निहित था, है ना, कंट्रीज रिजॉल्व कि ये दोनों चैलेंज को कंट्री फेस करेगा। शास्त्रीज प्राइम मिनिस्टरशिप केम टू एन एब्रप्ट एंड, है ना। तो शास्त्री जी की जो प्रधानमंत्री की जो कुर्सी थी, जो उन्होंने प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल था, वो अचानक समाप्त हो जाता है ऑन 10 जनवरी 1966, 10 जनवरी 1966 को अचानक समाप्त हो जाता है। व्हेन ही सडनली एक्सपायर्ड इन ताशकंद, व्हेन देन इन यूएसएसआर एंड करेंटली द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। तो अचानक ताशकंद में उनकी डेथ हो जाती है। यूएसएसआर, उस समय वो यूएसएसआर का पार्ट था, ताशकंद एक शहर है, आज के डेट में उसको उज्बेकिस्तान की वो कैपिटल सिटी है ताशकंद। तो वहाँ उनका सडनली डेथ हो जाता है 10 जनवरी 1966 को। वहाँ क्यों गए थे दोस्तों, देखते हैं। ही वॉज देयर टू डिस्कस एंड साइन एन एग्रीमेंट विथ मोहम्मद अयूब खान, द देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, टू एंड द वॉर। तो वो उस समय जो 1965 में वॉर चल रहा था, है ना, तो उस जो वॉर स्टार्ट हुई थी, तो उस वॉर को समाप्त करने के लिए, है ना, तो वो एक पाकिस्तान के जो उस समय राष्ट्रपति थे मोहम्मद अयूब खान, उनके साथ वो एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए वहाँ गए हुए थे ताशकंद में। एंड उस समय ही उनका आकस्मिक देहांत हो जाता है, अचानक एब्रप्टली उनका डेथ हो जाता है। तो इस हिसाब से उनका अचानक टेन्योर खत्म हो जाता है, ऑफकोर्स वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी, है ना, शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। सो दस द कांग्रेस फेस्ड द चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन फॉर द सेकेंड टाइम इन 2 years। अब इनका देहांत हो गया है शास्त्री जी का, तो 2 साल के अंदर 1964 में नेहरू जी का देहांत और 1966 में शास्त्री जी का देहांत। तो कांग्रेस के पास एक फिर से सेम पुरानी चैलेंज आ गई कि अब राजनीतिक सक्सेशन किन के हाथों में जाएगा। 2 साल के अंदर ये सेम प्रॉब्लम पे कांग्रेस दोबारा खड़ी हो गई। दिस टाइम देयर वॉज एन इंटेंस कॉम्पिटिशन बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। तो लास्ट टाइम तो लाल बहादुर शास्त्री यूनानिमसली सबने चुन लिया था, के कामराज ने पार्टी लीडरशिप से डिस्कस किया और यूनानिमसली इनको चुन लिया। बट इस बार ऐसा नहीं था, इस बार मोरारजी देसाई, है ना, और जो मुख्य ये इंदिरा गांधी, इन दोनों के बीच में काफ़ी इंटेंस कॉम्पिटिशन था, कड़ा मुकाबला था, है ना, बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई had earlier served as Chief Minister of Bombay State, today's Maharashtra and Gujarat, and also as a minister at the center। तो जो मोरारजी देसाई जी थे,
ये पहले बॉम्बे के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उस समय बॉम्बे मतलब महाराष्ट्र एंड गुजरात कंबाइंड है ना, जो मैं आपको पहले आपने पुराने हमारे वीडियोस में आपने पढ़ा होगा। एंड वो केंद्र में मंत्री भी रह चुके थे, तो उनको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस था मोरारजी देसाई जी को। इंदिरा गांधी, द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, had been Congress president in the past and had also been Union Minister for Information in शास्त्री कैबिनेट। तो इंदिरा गांधी जी जो थी वो ऑफ कोर्स जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, आप सबको मालूम है, और वो पहले कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी थी, कांग्रेस अध्यक्षा भी वो रह चुकी थी। एंड एट द सेम टाइम अभी जो शास्त्री जी की जो सरकार थी, कैबिनेट थी, उसमें वो केंद्रीय मंत्री भी थी, है ना, सूचना के लिए। मैं यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, शी वॉज देयर। So this time, the senior leaders in the party decided to back Indira Gandhi, but the decision was not unanimous. तो इस बार जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व थे, है ना, जो सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि वो इंदिरा गांधी को बैक करेंगे, सपोर्ट करेंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए। बट ये डिसीजन यूनानिमस नहीं था, है ना। ये ऐसा नहीं कि सर्वसम्मति से ले लिया गया हो। बहुत लोग इसके साथ नहीं थे, मतलब इसका समर्थन में नहीं थे। दो सीनियर लीडर्स के इसमें समर्थन था, बट कुछ ऐसे भी लीडर्स थे जो इस बात से सहमत नहीं थे। द कंटेस्ट वॉज रिजॉल्व थ्रू ए सीक्रेट बैलेट एमंग कांग्रेस एमपीज। तो क्या होता है जब यूनानिमस डिसीजन नहीं था तो एक वोटिंग करवाई जाती है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग करते हैं कांग्रेस एमपीज, है ना। इंदिरा गांधी डिफीटेड मोरारजी देसाई बाय सिक्योरिंग द सपोर्ट ऑफ मोर देन 2/3 ऑफ द पार्टीज एमपी। तो जब सीक्रेट बैलेट में वोटिंग होती है ना, तो इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई को हरा देती है इसमें। कैसे? मोर देन 2/3, 2/3 से ज़्यादा वो पार्टी एमपीज इनको सपोर्ट कर देते हैं, है ना। सो दो जितने एमपीज होते हैं उनसे 2/3 से ज़्यादा एमपीज इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर देती है। तो ऑफकोर्स ये जीत गई। और लोकतंत्र में तो यार जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अगर आपको चुना है तो ऑफकोर्स आप जनता के नेता हैं। सो ए पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर डिस्पाइट इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर लीडरशिप was seen as a sign of maturity of India's democracy। तो क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि जिस उसके बाद इतने इंटेंस दोनों में कंपटीशन था और फिर उसके बाद बैलेट में वोटिंग हुई, उसके बाद भी ये जो ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ है ना, जो सत्ता का ये हुआ, एक दूसरे से हस्तांतरण हुआ, ट्रांजिशन हुआ, वो बहुत ही पीसफुल तरीके, शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। तो ये एक खुद में ये एक दिखाता है कि भारत की जो डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र थी, ये काफ़ी मैच्योर्ड थी, है ना, काफ़ी परिपक्वता के रूप में इसको देखा गया, है ना। सो इवन आफ्टर सो मच ऑफ इंटेंस कॉम्पिटिशन, ए वेरी स्मूथ एंड पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हैपेंड। सो इट टुक सम टाइम बिफोर न्यू प्राइम मिनिस्टर कुड सेटल डाउन, है ना। तो नए जो प्रधानमंत्री हैं, है ना, कौन है नई प्रधानमंत्री? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो इट्स टुक सम टाइम, उनको सेटल डाउन होने में, है ना, उनको नए इसमें थोड़ा जमने में, सेटल डाउन जमने में थोड़ा सा वक्त लगा। वाइल इंदिरा गांधी हैड बीन पॉलिटिकली एक्टिव फॉर वेरी लॉन्ग, शी हैड सर्व्ड एज ए मिनिस्टर अंडर लाल बहादुर शास्त्री ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड। तो इंदिरा गांधी जी काफ़ी दिनों से राजनीतिक रूप से एक्टिव तो थी, सक्रिय थी, बट ऑफ कोर्स उनका जो मिनिस्टरशिप का जो एक्सपीरियंस था वो कम था, क्योंकि वो लाल बहादुर शास्त्री के अंदर थोड़े से पीरियड के लिए ही वो मंत्री के रूप में कार्य की थी। द सीनियर कांग्रेस लीडर्स मे हैव सपोर्टेड इंदिरा गांधी इन द बिलीफ दैट हर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस वुड कंपेल हर टू बी डिपेंडेंट ऑन देम फॉर सपोर्ट एंड गाइडेंस। तो ऐसा माना जाता है कि जो सीनियर कांग्रेस लीडर थे, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेतागण थे, है ना, वो इंदिरा गांधी को ये सोचकर शायद सपोर्ट किए थे, मे हैव, है ना। नथिंग कैन बी मेड 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि किसी के माइंड में क्या है वो 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोला जा सकता, बट ऐसा माना जाता है कि दे मे हैव, दैट टॉप लीडरशिप जो थे, दे मे हैव सपोर्टेड इंदिरा। उन्होंने इंदिरा गांधी को यह सोचकर सपोर्ट किया था कि इंदिरा गांधी जी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, प्रशासनिक है, और जो राजनीतिक, है ना, एक्सपीरियंस है, वो कम है, वो शी इज़ इनएक्सपीरियंस्ड, वो राजनीति, उनके अनुभव कम है। तो चूंकि वो कम है, तो ये उनका जो अनुभव कम होने के कारण ये उनको दूसरे अन्य बड़े नेताओं पे डिपेंडेंट बना देगा फॉर सपोर्ट एंड गाइडेंस, है ना। उनको बेसिकली अन्य बड़े नेताओं पे सपोर्ट एंड गाइडेंस के लिए डिपेंडेंट बना देगा। तो ये सोचकर उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया, क्योंकि मोरारजी देसाई वॉज ए मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो उनको लगा कि अगर उनको हम बनाएंगे तो शायद ये ज़्यादा इंडिपेंडेंट लीडर हो जाएंगे, एंड इंदिरा गांधी विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन अस।
So within a year of becoming prime minister, इंदिरा गांधी हैड टू लीड द पार्टी इन लोकसभा इलेक्शन। और प्रधानमंत्री बनने के एक साल के अंदर इंदिरा गांधी को लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी को नेतृत्व करना था। सो अराउंड दिस टाइम द इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री हैड फर्दर डेटोरिएटेड, एडिंग टू हर प्रॉब्लम्स। और लगभग इस समय देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो और चरमरा गई थी और गड़बड़ा गई थी। तो ये उसके उनके प्रॉब्लम्स को और बढ़ावा दे दिया। Faced with these difficulties, she set out to gain control over the party and to demonstrate her leadership skills, है ना। तो फेस्ड विद इन चुनौतियों के साथ, इन कठिनाइयों को झेलते हुए से वो निकल पड़ी अपने पार्टी के ऊपर अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए, है ना। एंड वो अपने जो लीडरशिप स्किल है, जो उनका नेतृत्व का जो उनका क्षमता है ना, वो नेतृत्व कौशल है, वो दिखाने की अपना कोशिश की। सो ये टॉपिक दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जय हिंद दोस्तों, लेट्स फिनिश दिस टॉपिक। जय हिंद फ्रेंड्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर 5 क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया का चैप्टर 5 हम पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज 4th जनरल इलेक्शंस 1967, है ना। चौथा आम चुनाव, जनरल इलेक्शन 1967 में 4th जनरल इलेक्शन। द ईयर 1967 इज कंसिडर्ड ए लैंडमार्क ईयर इन इंडियाज पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल हिस्ट्री। तो भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के साल को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है, लैंडमार्क ईयर, है ना। इन चैप्टर 2 यू रेड अबाउट हाउ कांग्रेस पार्टी वाज डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स थ्रू आउट द कंट्री फ्रॉम 1952 ऑनवर्ड्स। तो चैप्टर 2 में आप लोगों को मैंने बताया दोस्तों कि टिल 1952 ऑनवर्ड, 1952 के बाद, पहले आम चुनाव के बाद, कांग्रेस भारत में एक बहुत ही डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स थी, है ना, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में इसका वर्चस्व था, प्रभुत्व था। दिस ट्रेंड वॉज टू अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंजेस विद द 1967 इलेक्शन। तो 1967 का जो चुनाव होता है, इसमें ये जो ट्रेंड जो है, कुछ कांग्रेस का जो प्रभुत्व वाला जो ट्रेंड है, इसमें काफ़ी कुछ बदलाव आता है। सो द टॉपिक इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शंस, है ना, चुनाव का संदर्भ क्या है। इन द ईयर्स लीडिंग अप टू द 4th जनरल इलेक्शंस द कंट्री विटनेस्ड मेजर चेंजेस, है ना। तो जो कुछ साल जो चौथे आम चुनाव के जो आसपास के साल थे, उसमें बेसिकली देश में कुछ बड़े बदलाव हो चुके थे। 2 प्राइम मिनिस्टर्स हैड डाइड इन क्विक सक्सेशन एंड द न्यू प्राइम मिनिस्टर हु वाज बीइंग सीन एज ए पॉलिटिकल नोवाइस हैड बीन इन ऑफिस फॉर लेस देन ए ईयर। तो क्या हुआ कि इस समय 1967 इलेक्शन से पहले हम देखेंगे कि 2 प्रधानमंत्री, जैसा मैंने आपको बताया, नेहरू जी एंड शास्त्री जी, उनका क्विक सक्सेशन में 2 साल के गैप में उनका डेथ हो चुका था। 1964 में नेहरू जी, 66 में शास्त्री जी, एंड 67 में इलेक्शन हो गया। और जो नई प्रधानमंत्री बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो पॉलिटिकल नोवाइस थी, उनका थोड़ा एक्सपीरियंस कम था, राजनीतिक अनुभव थोड़ी कम थी, है ना। सो वो और उसके बाद एज प्रधानमंत्री भी 1 साल से कम ही उस कुर्सी पर अभी रही थी। You will recall from the discussions in chapter 3 and in the previous section of this chapter that the period was fraught with grave economic crisis resulting from successive failures of monsoon, widespread drought, decline in agricultural production, serious food shortage, depletion of foreign exchange reserves, drop in industrial production and exports, combined with a sharp rise in military expenditure and diversion of resources from planning and economic development। बड़ा सेंटेंस है दोस्तों, क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है कि उस समय का जो दौर था, है ना, वो काफ़ी आर्थिक रूप से वो संकट वाला समय था, है ना। घोर आर्थिक संकट हमारे देश में मंडरा रहा था कि किन चीज़ों के कारण। मॉनसून का फेलियर हो गया था, मॉनसून असफल रहा था, काफ़ी वाइड स्प्रेड ड्रॉट रह चुकी थी पूरे देश में, है ना। डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, कृषि उत्पादन में काफ़ी कमी आ चुकी थी। फूड का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं, मतलब हमारे देश में जो दूसरे देश के लिए जो डॉलर के अगेंस्ट जो पैसे होते हैं, रखे रहते हैं डॉलर हमारे देश में, या दूसरे देश के फॉरेन करेंसी जो हमारे रिजर्व में होते हैं, स्टॉक में होता है, तो वो फॉरेक्स रिजर्व्स की कमी थी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, है ना, इंडस्ट्रियल के प्रोडक्शन लेवल में उसमें भी काफ़ी ड्रॉप आ चुका था। एक्सपोर्ट्स में कमी आ चुकी थी एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर में काफ़ी बढ़ावा हो गया था 2 वॉर के कारण।
एंड डाइवर्जन, और जो हमारा 5 ईयर प्लानिंग चल रहा था उसको उस वहाँ से काफ़ी कुछ डाइवर्ट करना पड़ा था बिकॉज ऑफ ऑल दिस एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जो प्लानिंग का प्रोसेस था उससे काफ़ी रिसोर्सेज को इधर उधर करना पड़ा था। सो ये काफ़ी चैलेंजिंग समय था, है ना, और इकोनॉमिकली ये बहुत ही क्राइसिस वाला समय था। One of the first decisions of the Indira Gandhi government was to devaluate the Indian rupee under what was seen to be pressure from the US। तो एक सबसे बड़ा डिसीजन जो था इंदिरा गांधी सरकार का कि वो मुद्रा का डिवैल्यूएशन कर देती है, इंडियन रूपी जो भारतीय रूपी है उसका डिवैल्यूएशन कर देती है ना। और ये ऐसा माना जा रहा था कि यूएस के दबाव में ऐसा करना है। डिवैल्यूएशन क्या है दोस्तों, मैं अगले लाइन में समझाता हूँ। अर्लियर $1 कुड बी परचेस्ड फॉर लेस देन ₹5, आफ्टर डिवैल्यूएशन इट कॉस्ट मोर देन ₹7। तो पहले $1 को खरीदने के लिए भारत को ₹5 लग रहे थे, मतलब ₹5 बराबर $1 हो रहा था। अब ₹7 बराबर $1 कर दिया गया, मतलब रुपये का वैल्यू गिर गया ना। पहले ₹5 में आप $1 खरीद लेते थे, अब आप ₹7 देकर $1 खरीद रहे हैं। तो ऑफकोर्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रुपया का वैल्यू थोड़ा कम हो गया, है ना। $1 के लिए ₹5 लग रहा था, अब $1 के लिए आपको ₹7 लग रहा है। तो ये डिवैल्यू करना पड़ा। ऑफकोर्स ये माना जाता है कि यूएस का थोड़ा दबाव था, उस कारण से करना पड़ा। और ये मैं आपको अगर इकोनॉमिक्स के लेक्चर जब मैं लूँगा तो शायद उसमें मैं उस समय मैं आपको क्लियर करूँगा कि हाउ डज़ इट अफेक्ट डिवैल्यूएशन जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे कैसे असर पड़ता है, इसका डिटेल में मैं वहाँ समझाऊँगा। यहाँ पे आप मान लीजिए कि उसको डिवैल्यू कर दिया गया, ₹5 का $1 था, ₹7 का $1 कर दिया गया, एंड दिस वाज मेनली टू प्रमोट एक्सपोर्ट। इससे थोड़ा एक्सपोर्ट में हमारा फ़ायदा होता है। द इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रिगर्ड ऑफ प्राइस राइज। तो ये जो आर्थिक सिचुएशन थी, जो आर्थिक स्थिति थी, है ना, ये ऑफकोर्स ये प्राइस राइज को ले जनरेट कर दी, है ना, महंगाई बढ़ गई। सो पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, फूड स्कार्सिटी, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री। तो लोग प्रोटेस्ट करने लगे, विरोध करने लगे, प्रदर्शन करने लगे अगेंस्ट किसके खिलाफ, प्राइस राइज के अगेंस्ट, है ना। वो हो गया एसेंशियल कमोडिटीज, जो ज़रूरत की चीज़ें उसकी दाम बढ़ गई, फूड की कमी हो गई, फूड स्कार्सिटी हो गया देश में, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, है ना, एंड ओवरऑल कंट्री में जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ही विकट थी। तो लोग प्रोटेस्ट करने लगे। बंद्स एंड हड़ताल्स वेयर कॉल्ड फ्रिक्वेंटली अक्रॉस द कंट्री। तो पूरे देश भर में आए दिन बंद और हड़ताल होने लगे। द गवर्नमेंट सॉ द प्रोटेस्ट्स एज ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम एंड नॉट एज एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स प्रॉब्लम। तो जो सरकार थी उसने इस बंद हड़ताल को ऐसा देखा कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, और ये एक्चुअली उसको ऐसा नहीं देखा गया कि यार ये जनता के प्रॉब्लम्स का एक एक्सप्रेशन है, जनता की प्रॉब्लम्स का एक अभिव्यक्ति है। ऐसा नहीं देखते हुए सरकार इसको समझ गई कि मान ली कि ये एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। दिस फर्दर इंक्रीज्ड पब्लिक विटरनेस एंड री इन्फोर्स्ड पॉपुलर इंटरेस्ट अनरेस्ट। तो ऑफकोर्स एक तो पहले से जनता नाखुश, ऊपर से जब आप विरोध कर रहे हैं तो आप उसको लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन का प्रॉब्लम मान ले रहे हैं, और तो ये ऑफकोर्स ये जनता के बीच में जो विटरनेस थी, है ना, ये और बढ़ा दी, और जो जनता के बीच में अनरेस्ट था उसको भी और ये मजबूती प्रदान कर दिया। सो द कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टीज लॉन्च स्ट्रगल्स फॉर ग्रेटर इक्वालिटी। तो जो ऑफकोर्स ऐसे में जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है और जो सोशलिस्ट पार्टी है, इन्होंने लॉन्च कर दिया इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल, संघर्ष जारी कर दिया। You will read in the next chapter about how a group of communists who separated from the Communist Party of India Marxist to form Communist Party of India Marxist Leninist led armed agrarian struggles and organized peasant agitations। तो हुआ क्या, आगे अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट था। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से एक नया फैक्शन निकलता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, है ना। सो नाउ अगले चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से एक नया फैक्शन निकलता है, और वो है CPIML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। तो ये क्या करते हैं, ये CPIML क्या करती है, आर्म्ड एग्रेरियन स्ट्रगल, है ना, एंड ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट एजिटेशंस। तो जो किसानों का ऑर्गेनाइज तरीके से एजिटेशन और आर्म सशस्त्र एग्रीगेरियन स्ट्रगल स्टार्ट कर देती है। सो दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड सम ऑफ द वर्स्ट हिंदू मुस्लिम रॉयट्स सिंस इंडिपेंडेंस। और ये समय आज़ादी के बाद का
मतलब बहुत कुछ लिमिट, मतलब कुछ गिने चुने जो बहुत ख़राब हिंदू मुस्लिम राइट्स है ना, जो वर्स्ट हिंदू मुस्लिम राइट्स है, जिसमें बहुत ज़्यादा बुरे तरीके का हिंदू मुस्लिम राइट्स है, उन उसको भी विटनेस करता है। उस समय ऐसा भी कुछ कुछ चीज़ें होती है, देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट नाउ टॉपिक इज नॉन कांग्रेसिज्म। इसका मतलब क्या है दोस्तों? गैर कांग्रेसवाद, है ना, नॉन कांग्रेसिज्म, विदाउट कांग्रेस। सो दिस सिचुएशन could not have remained isolated from party politics in the country। तो ये जो पूरे देश में सिचुएशन चल रहा था, ऑफ कोर्स ये देश की जो राजनीतिक उथल पुथल, मतलब पार्टी पॉलिटिक्स इससे आइसोलेट नहीं रह सकती, ऑफ कोर्स देश में इतना उथल पुथल चल रहा है। ऑपोजिशन पार्टीज वेयर इन द फोर फ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट्स, है ना, एंड प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट। तो जो अपोजिशन पार्टीज थी, विपक्ष की पार्टियां थी, वो ऑफ कोर्स मौका का अपना भुनाएगी, और ये पब्लिक प्रोटेस्ट, जो जनता का प्रोटेस्ट है, ये ऑफ कोर्स और अपोजिशन का लोकतांत्रिक राइट भी है, तो पब्लिक का जो प्रोटेस्ट था उसमें फोर फ्रंट से लीड कर रही थी, है ना, एंड ये सरकार पे दबाव डाल रही थी। Parties opposed to the Congress realized that the division of their votes kept the Congress in power। तो जो विपक्ष की पार्टियां थी उनको ऐसा रियलाइजेशन हुआ, उनको ऐसा समझ में आया कि जो हम लोग आपस में जो चुनाव लड़ते हैं और उसमें हमारा वोट बट जाता है, डिवीजन ऑफ वोट हो जाता है, तो कांग्रेस पावर में आ जाती है। क्योंकि इंडिया में क्या है दोस्तों, फर्स्ट क्लास 11th में मैंने आप लोगों को पढ़ाया उसके टॉपिक में, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, तो कांग्रेस सत्ता में आ जाती है क्योंकि बाकियों का वोट बट जाता है। दस parties that were entirely different and disparate in their programs and ideology got together to form anti-Congress fronts in some states and entered into electoral adjustments of sharing seats in others। तो क्या हुआ कि बहुत सारी पार्टियां, है ना, जो आपस में बहुत ही डिफरेंट है और एकदम डेस्परेट है, दोनों से एकदम अलग है आपस में, वो पार्टियों में उनका जो आइडियोलॉजी है, उनका जो प्रोग्राम है ना, ये पूरा अलग है, बट वो एंटी कांग्रेस फ्रंट बनाते हैं और एक साथ हो जाते हैं, है ना, ये पार्टियां एंटी कांग्रेस फ्रंट बना के एक साथ हो जाती हैं कुछ राज्यों में, और वो आपस में सीट शेयरिंग या इलेक्टोरल एडजस्टमेंट कर लेते हैं। They felt that the inexperience of Indira Gandhi and the internal factionalism within the Congress provided them an opportunity to topple the Congress। तो उनको ऐसा लगा कि जो प्रधानमंत्री है वो थोड़ी इनएक्सपीरियंस है, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी लगा, और ऑलरेडी कांग्रेस के अंदर काफ़ी गुटबाज चल रहा, फैक्शनलिज्म है, तो ये उनको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लगा कि हम कांग्रेस सरकार को टॉपल कर सकते हैं, पलट सकते हैं। द सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया गेव दिस स्ट्रैटेजी द नेम ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। तो एक समाजवाद के बहुत बड़े नेता थे राम मनोहर लोहिया, तो लोहिया जी ने एक नॉन कांग्रेसिज्म, गैर कांग्रेसवाद का एक स्ट्रैटेजी बनाया। ही ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ए थियोरेटिकल आर्गूमेंट इन इट्स डिफेंस। Congress rule was undemocratic and opposed to interests of ordinary poor people. Therefore, the coming together of non-Congress parties was necessary for reclaiming democracy for the people। तो उनका एक इस पे एक थियोरेटिकल आर्गूमेंट भी अपने बचाव में, जब वो नॉन कांग्रेसिज्म की अलग अलग पार्टी, जो धुर विरोधी पार्टीज थी, जो डायगोनली अपोजिट थॉट प्रोसेस एंड आइडियोलॉजिकली डिफरेंट पार्टीज थी, उनको ज्वाइन करते वक्त उन्होंने एक आर्गूमेंट दिया थियोरेटिकली कि कांग्रेस जो है, ये जो कांग्रेस की जो रूल थी वो गैर लोकतांत्रिक थी, अनडेमोक्रेटिक थी, एंड जो कांग्रेस पार्टी है उनका, राम मनोहर लोहिया जी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आम जनता, आम गरीब जनता के जो हित है उसके खिलाफ में, अनडेमोक्रेटिक है एंड अपोज टू द इंटरेस्ट ऑफ बने। सो देयर फॉर, इस कारण से जो नॉन कांग्रेस की पार्टीज है, जो कांग्रेस को छोड़कर जो बाकी पार्टियां हैं, उनका एक साथ आना एक जरूरत है। कमिंग टुगेदर इज ए नेसेसरी फॉर रिक्लेमिंग। तो जनता के लिए, लोकतंत्र को फिर से बहाल करने के लिए इन पार्टियों को, जो नॉन कांग्रेस पार्टियां हैं, गैर कांग्रेस पार्टियां, इनको एक साथ आना जरूरी है। सो नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स, इलेक्टोरल वर्डिक्ट। It was in this context of heightened popular discontent and the polarization of political forces that the fourth general elections to the Lok Sabha and state assemblies were held in February 1967। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में, है ना, जहाँ पे पूरे देश में पॉपुलर डिसकंटेंट चारों तरफ, है ना, असंतोष की भावना बढ़ी हुई है, एंड पॉलिटिकल फोर्सेस का बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो चुका है, जैसा मैंने बताया। तो ऐसे माहौल में चौथा आम चुनाव होता है लोकसभा के लिए, और कुछ राज्यों में स्टेट असेंबलीज में भी ये चुनाव होता है फरवरी 1967 में। तो कांग्रेस वॉज फेसिंग द इलेक्टोरेट फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट नेहरू।
तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक ये बड़ी बदलाव ये थी कि ये पहली बार कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी, है ना, जिसमें नेहरू नहीं थे। द रिजल्ट्स जोल्टेड द कांग्रेस एट बोथ नेशनल एंड स्टेट्स लेवल, है ना। तो जो इसके चुनाव के परिणाम आते हैं ये कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का देता है। Many contemporary political observers described the election results as a political earthquake. तो उस समय के समकालीन बहुत सारे जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर थे, है ना, वो इस इलेक्शन रिजल्ट को ऐसे कहते हैं कि एक राजनीतिक भूकंप आ गया, पॉलिटिकल अर्थक्वेक आ गया। द कांग्रेस डिड मैनेज टू गेट ए मेजोरिटी इन द लोकसभा बट विथ इट्स लोवेस्ट टैली ऑफ सीट्स एंड शेयर ऑफ वोट्स सिंस 1952। तो कांग्रेस जीत जाती है, मैनेज कर लेती है, लोकसभा में बहुमत तो हासिल कर लेती है, बट इसका जो लोवेस्ट टैली ऑफ सीट्स, इसकी सीट्स आज तक की सबसे कम सीट हो जाती है, और जो वोट भी है ना, वोट परसेंटेज 1952 से अभी तक सबसे मिनिमम वोट परसेंटेज आ जाता है। हाफ द मिनिस्टर्स इन इंदिरा गांधी कैबिनेट वेयर डिफिटेड। इंदिरा गांधी कैबिनेट के आधा मिनिस्टर्स हार जाते हैं। द पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स हु लॉस्ट इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, है ना, इंक्लूडेड कामराज इन तमिलनाडु, एस के पाटिल इन महाराष्ट्र, अतुल्य घोष इन वेस्ट बंगाल एंड के बी सहाय इन बिहार। तो बहुत सारे जो दिग्गज नेता है, राजनीतिक दिग्गज है, स्टॉलवर्ड्स हैं, वो भी चुनाव हार जाते हैं। जैसे कि कामराज तमिलनाडु के बहुत बड़े नेता, मैं आपको पहले भी डिस्कस किया, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे जब नेहरू जी का डेथ हुआ, तो वो हार जाते हैं। एस के पाटिल महाराष्ट्र के बड़े नेता थे, एस के पाटिल जी, ये हार जाते हैं। वेस्ट बंगाल के अतुल्य घोष जी हार जाते हैं, एंड बिहार के के वी सहाय जी हार जाते हैं। सो दिस स्टॉल लीडर्स, है ना, ये चुनाव हार जाते हैं। द ड्रामेटिक नेचर ऑफ द पॉलिटिकल चेंज वुड बी मोर अपेरेंट टू यू एट द स्टेट लेवल, है ना। तो ये कह रहा है कि बेसिकली जो पॉलिटिकल बदलाव आया, जो राजनीतिक बदलाव आया, जो इसकी जो नाटकीय स्थिति थी, ये राज्य के स्तर पे ज़्यादा दिखेगा। तो कांग्रेस लॉस्ट मेजोरिटी इन एज मेनी एज 7 स्टेट। लगभग 7 राज्यों में कांग्रेस बहुमत नहीं प्राप्त करती है, हार जाती है। इन 2 अदर स्टेट्स डिफेक्शंस प्रिवेंटेड इट फ्रॉम फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट। और 2 राज्यों में, है ना, दल बदल के कारण यह पार्टी सरकार नहीं बना सकी। व्हाट इज डिफेक्शन, व्हाट इज दल बदल, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि दल बदल दोस्तों, इन शॉर्ट मैं आपको ये समझाऊंगा कि कोई नेता है जो किसी एक पार्टी के सिंबल पे जीत कर आया, लाइक सपोज दैट कि वो कांग्रेस से टिकट लिया और कांग्रेस का उम्मीदवार बनकर जीत गया, बट जीतने के बाद वो अपनी पार्टी बदल कर किसी और पार्टी में चला गया कि मैं इस दूसरे पार्टी में, तो उसने दल बदल लिया। तो वहाँ पे कांग्रेस की पहले जीती, सपोज दैट 100 है, 100 MLAs होने हैं, पूरे MLAs की संख्या 100 है, उसमें कांग्रेस सपोज दैट 50 जीतती है, तो बहुमत है, जस्ट एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि बहुमत है, बट उसके 10 निकल के अगर दूसरे में चल गए तो 40 हो गई, अल्पमत में आ गई। सो जिसको हम डिफेक्शन बोलते हैं, दल बदल बोलते हैं। सो इन 2 अदर स्टेट्स, 2 राज्यों में, जो राज्यों में डिफेक्शन होता है, ये सरकार, इसके कारण सरकार नहीं बना पाती है। These 9 states where the Congress lost power were spread across the country। और ये 9 राज्य जहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाती, कांग्रेस हार जाती, ये पूरे भारतवर्ष में फैले हुए थे। ये कौन कौन से राज्य थे? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला। तो ये ऑलमोस्ट देखिएगा कि इनका पूरा पैन इंडिया ये पार्टियां फैली हुई थी। इन मद्रास स्टेट, नाउ कॉल्ड तमिलनाडु, रीजनल पार्टी द द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, है ना, DMK केम टू पावर बाय सिक्योरिंग ए क्लियर मेजोरिटी। तो आज का जो तमिलनाडु उस समय मद्रास स्टेट था, वहाँ एक क्षेत्रीय पार्टी DMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, एक क्षेत्रीय पार्टी सत्ता में आ जाती है, वो मेजोरिटी प्राप्त कर लेती है। The DMK won power after having led a massive anti-Hindi agitation by students against the center on the issue of imposition of Hindi as official language। तो हिंदी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया जाता है ना। तो हिंदी जो राजभाषा के रूप में होता है, तो इसके कारण, हिंदी के जो राजभाषा होने के कारण, वहाँ एंटी हिंदी एजुटेशन होता है ना, स्टूडेंट्स के द्वारा। एंटी एजेंट केंद्र सरकार करती है, इम्पोजिशन ऑफ हिंदी, हिंदी को एक राजभाषा बना देती है केंद्र सरकार, तो इसके अगेंस्ट में एंटी हिंदी एजुटेशन होता है मद्रास स्टेट में, और इस प्लैंक पे, इस चुनावी मुद्दे से DMK सत्ता में आती है।
दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एनी नॉन कांग्रेस पार्टी हैड सिक्योर्ड ए मेजोरिटी ऑफ इट्स ओन इन एनी स्टेट। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा था दोस्तों भारत में कि एक नॉन कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी नहीं है ना, जो कांग्रेस नहीं है, कोई अन्य पार्टी मेजोरिटी प्राप्त करती है किसी राज्य में अपने दम पे। In the other 8 states, coalition governments consisting of different non-Congress parties were formed। और 9 में से जो बाकी 8 राज्य थे दोस्त, वहाँ पे एक गठबंधन की सरकार बनती है, गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकार बनती है ना, जहाँ पे मतलब 2-3 पार्टियां मिलकर बनाते हैं। तमिलनाडु दैट टाइम, मैड्रास, उसमें क्या होता है, उसमें एक पार्टी अपना डीएमके जो है वो खुद बहुमत लेके आ जाती है। पहली पार्टी भारत में जो किसी राज्य में बहुमत लेके आती है, डीएमके। So a popular saying was that one could take a train from Delhi to Howrah and not pass through a single Congress ruled state। तो एक उस समय कहावत थी एक कि दिल्ली से हावड़ा को अगर ट्रेन लेके जाता है तो वो बिना किसी कांग्रेस रूल्ड स्टेट के, बिना किसी कांग्रेस के शासित राज्य से गुजरे हुए वो पहुंच सकता है ना। इट वॉज ए स्ट्रेंज फीलिंग फॉर दोज हु वेर यूज टू सीइंग द कांग्रेस इन पावर एंड सो वॉज द डोमिनेशन ऑफ कांग्रेस ओवर। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग थी, अद्भुत फीलिंग थी, क्योंकि अभी तक लोगों को कांग्रेस में सिर्फ सत्ता, कांग्रेस को सत्ता में देखने की आदत थी, है ना, बिना कांग्रेस की सत्ता की आदत नहीं थी। तो ये एक्चुअली में स्ट्रेंज फीलिंग थी कि आप दिल्ली से कैलकाटा चले जा रहे हैं, हावड़ा चले जा रहे हैं, और आप सारे गैर कांग्रेस शासित राज्यों से होकर गुजर रहे हैं। तो सवाल ये बनता है दोस्तों, क्या कांग्रेस का जो प्रभुत्व था वो खत्म हो गया? ये सवाल बनता है, आगे देखेंगे। सो जस्ट मैं बता रहा हूँ, दिल्ली से अगर कैलकाटा जाएंगे दोस्तों तो आप कौन कौन से राज्य से गुजरेंगे? दिल्ली से निकलेंगे, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाने के बाद आप बिहार जाएंगे। उस समय झारखंड था नहीं दोस्तों, तो बिहार ही होगा, है ना। आज के डेट में बिहार के बाद आप झारखंड में जाएंगे, झारखंड के बाद ऑफकोर्स आप वेस्ट बंगाल जाएंगे। तो बिना बिना कांग्रेस की सरकार वाली राज्य से गुजरते हुए आप दिल्ली से हावड़ा जा रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंड्स कोलिशंस, है ना। कोलिशंस मतलब गठबंधन। The elections of 1964 brought into picture the phenomenon of coalitions। तो जो 1967 के जो इलेक्शन था वो कोलिशन, गठबंधन का जो प्रोसेस है, गठबंधन की जो फेनोमेनन है ना, ये जो परिघटना है, इसको सामने लाया। सिंस नो सिंगल पार्टी हैड गॉट मेजोरिटी, वेरियस नॉन कांग्रेस पार्टीज केम टुगेदर टू फॉर्म ज्वाइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज कॉल्ड संयुक्त विधायक दल इन हिंदी दैट सपोर्टेड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, है ना। तो होता क्या दोस्तों कि बहुत सारे राज्यों में मैंने आपको बताया कि कोई सिंगल पार्टी बहुमत लेके नहीं आती है ना। तो एक ज्वाइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज, है ना, ज्वाइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज बनता है, संयुक्त विधायक दल बनता है ना, संयुक्त विधायक दल बनता है, और वो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, गैर कांग्रेसी सरकार। दैट इज़ वाई दिस गवर्नमेंट्स केम टू बी डिस्क्राइब्ड एज एसवीडी गवर्नमेंट्स। तो इसलिए इनको, इन सरकार को, है ना, गैर कांग्रेसी सरकारों को, संयुक्त विधायक दल की जो सरकार होती है, इसको एसवीडी पार्टी कहा जाता, एसवीडी सरकार कहा जाता है। इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस द कोलिशन पार्टनर्स वेयर आइडियोलॉजिकली इनकंग्रुएंट। क्या करा कि इसमें बहुत सारे समय, बहुत सारे जो ऐसे थे, अधिकतर मामले ऐसे थे, इसमें जो सरकार के जो घटक दल थे वो विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से टोटली भिन्न थे, देर वेर आइडियोलॉजिकली इनकॉन्ग्रुएंट। द एसवीडी गवर्नमेंट इन बिहार फॉर इंस्टेंस इंक्लूडेड द टू सोशलिस्ट पार्टीज एसएसपी एंड द पीएसपी along with सीपीआई ऑन द लेफ्ट एंड जनसंघ ऑन द राइट। तो जो एक एग्जाम्पल बता रहा है कि जो बिहार की संयुक्त विधायक दल की जो पार्टी बनी थी, सरकार बनी थी, उसमें दो तो सोशलिस्ट पार्टीज थी, एसएसपी एंड पीएसपी, और उसके साथ सीपीआई भी था लेफ्ट साइड की, और राइट साइड की पार्टी जनसंघ थी, है ना। जनसंघ इज राइटिस्ट, लेफ्ट सीपीआई इज लेफ्ट। In Punjab, it was called the Popular United Front and comprised the two rival Akali parties at that time, Sant Group and the Master Group, with both the communist parties, the CPI and the CPIM, the SSP, the Republican Party and Bharatiya Janata। तो पंजाब में जो था उसको पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट बोलते हैं, जो पंजाब में गठबंधन बनी थी उसका नाम पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट था। और ये दो अकाली पार्टी जो आपस में एक दूसरे के राइवल थे, कॉम्पिटिटर थे, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप, ये दोनों साथ में आ गए थे। इनके साथ और कौन थे? दोनों कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई भी और सीपीआई-एम भी, और एसएसपी भी थी, रिपब्लिकन पार्टी भी थी, और भारतीय जनसंघ भी थी। तो आप देख रहे हैं कि आइडियोलॉजिकली बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज जो आइडियोलॉजिकली एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं है, वो सब मिलकर सरकारें बना रही थी कोलिशन में। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंड डिफेक्शन। सो
Another important feature of the politics after 1967 election was the role played by defections in the making and unmaking of governments in the state. तो डिफेक्शन मतलब दल बदल। तो एक अनदर फीचर, एक इंपॉर्टेंट फीचर था 1967 के बाद की राजनीति का, एक बहुत बड़ा फीचर था कि इलेक्शन वाज रोल प्लेड बाय डिफेक्शन। तो सरकार बनाने में बहुत ज़्यादा दल बदल हो रही थी, है ना। मैंने आपको जैसे समझाया था दोस्तों कि आप किसी और पार्टी के टिकट पे, सिंबल पे आप चुनाव लड़ते हैं और जीत कर आते हैं, और जीतने के बाद आप अपना, जब आप विधायक बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, तो आप अपनी पार्टी बदल लेते हैं, आपके अपने अलायंस किसी और पार्टी के साथ कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं अब इस पार्टी में रहूँगा। तो उस जिस पार्टी से आप जीत गए हैं उसकी संख्या घट जा रही है, और जिस पार्टी से आप नहीं जीत गए हैं उसकी संख्या बढ़ा दे रहे हैं। तो ये दल बदल काफ़ी होना स्टार्ट हो गया, डिफेक्शन होने लगा राज्यों में। Defection means an elected representative leaves the party on whose symbol he was elected and joins another party। ये मैं समझा दिया हूँ आपको दोस्तों, डिफेक्शन का मतलब क्या है, जस्ट इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। After the 1967 general election, the breakaway Congress legislators played an important role in installing non-Congress governments in the three states, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। करा 1967 के जो आम चुनाव हुए उसके बाद जो कांग्रेस के जो ब्रेक अवे, टूटे हुए जो लेजिस्लेटर्स थे, विधायक थे, है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नॉन कांग्रेस सरकार। तो जो कांग्रेस के जो विधायक थे वही टूट कर गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जैसे 3 राज्यों में, कौन कौन से, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में, उनके ही विधायक जीत कर आए और उनकी पार्टी छोड़ के गैर कांग्रेस सरकार बनाने में आगे आगे। द कॉन्स्टेंट रीअलाइनमेंट्स एंड शिफ्टिंग पॉलिटिकल लॉयल्टीज इन दिस पीरियड गेव राइज टू द एक्सप्रेशन आया राम गया राम। तो ये जो कांस्टेंट लगातार रीअलाइनमेंट पार्टीज के साथ, कभी इधर अलाइंड है कभी उधर अलाइंड है, या पॉलिटिकल लॉयल्टीज आप जो इधर से उधर शिफ्ट कर रहे थे नेतागण, लेजिस्लेटर्स, विधायकगण, तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन उस समय आया था, आया राम गया राम बात आई कहा गया था, तो उसको राइज करता है। सो ये टॉपिक दोस्तों यहीं पे समाप्त हो जाता है। जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स। वी आर स्टडिंग चैप्टर 5 क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्लिट इन द कांग्रेस, है ना, अगला टॉपिक है जो कांग्रेस में विभाजन हो जाता है, स्प्लिट, उसके बारे में। सो वी सॉ दैट आफ्टर 1967 elections the Congress retained power at the center but with a reduced majority and lost power in many states। तो हमने देखा कि 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता बनाए रखती है सेंटर में, है ना, 2 इसकी सीट सबसे कम आते हैं अभी तक में, और इसके वोट शेयर भी गिर जाते हैं, बट मेजोरिटी बना लेती है और पावर रिटेन करती है ना। एंड लॉस्ट, बट ये कई राज्यों में, 9 राज्यों में अपनी सत्ता खो देती है। मोर इम्पोर्टेंटली द रिजल्ट्स प्रूव्ड दैट द कांग्रेस कुड बी डिफीटेड एट द इलेक्शंस। और उससे भी बड़ी बात क्या थी दोस्तों कि ये चुनाव के जो परिणाम आए उससे यह प्रूव हो गया, यह साबित कर दिया, नतीजे ये साबित कर दिए कि कांग्रेस को चुनाव में हराया जा सकता है, कांग्रेस कुड बी डिफीटेड। ये एक बहुत बड़ी बात थी। बट देयर वॉज नो सब्सटीट्यूट एज इट, बट उसका एक्चुअली में देखा जाए चुनाव हराया जा सकता है, बट कांग्रेस का भी कोई विकल्प था नहीं देखा जाए तो एक्चुअली में। मोस्ट नॉन कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट्स इन द स्टेट्स डिड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। और ज़्यादातर जो गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकारें थी राज्यों में, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है। दे लॉस्ट मेजोरिटी एंड ईदर न्यू कॉम्बिनेशंस वेयर फॉर्म्ड और प्रेसिडेंट्स रूल हैड टू बी इम्पोज। तो वो सत्ता गंवा देते हैं और या तो फिर नए कॉम्बिनेशन, नई गठबंधन बनती है, या फिर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक इज इंदिरा वर्सेस द सिंडिकेट। इंदिरा बना सिंडिकेट, है ना, ये अभी समझेंगे दोस्त क्या है। द रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द ऑपोजिशन बट फ्रॉम विद इन हर ऑन पार्टी। तो इंदिरा गांधी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती थी, जो असली चुनौती थी, वो विपक्ष से नहीं था, क्योंकि विपक्ष बिगड़ी थी, टूटी हुई थी, वो खुद ही बन रहे थे गठबंधन, टूट रहे थे गठबंधन। तो विपक्ष से उसको सबसे रियल चुनौती नहीं थी। कहाँ से थी? उसके अपने खुद के पार्टी से, अपने दल से उसको चुनौती थी। शी हैड टू डील विद द सिंडिकेट, ए ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स फ्रॉम विद इन द कांग्रेस। तो उसको सिंडिकेट से डील करना पड़ता था। सिंडिकेट क्या था? सिंडिकेट एक गुट था, बेसिकली ताकतवर ग्रुप था, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंस लीडर पार्ट, जो इनका एक ग्रुप था विद इन कांग्रेस के अंदर ही, एक पावरफुल और नेताओं का ताकतवर और प्रभावशाली गुरु नेताओं का समूह था सिंडिकेट।
The syndicate had played a role in the installation of Indira Gandhi as the Prime Minister by ensuring her election as the leader of the parliamentary party. ये सिंडिकेट ही था जिसने ये इंश्योर कराया कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, और इसके लिए उसने पार्लियामेंट्री पार्टी जो है ना, संसदीय दल का, उसको नेता चुनता है और उसके बाद उसको प्रधानमंत्री बनाता है। ये सिंडिकेट ही करवाती है। दीज लीडर्स एक्सपेक्टेड इंदिरा गांधी टू फॉलो देयर एडवाइस, और इनको ये उम्मीद था, इनको लग रहा था कि हम इंदिरा गांधी को चुनाएंगे, इनके पास एक्सपीरियंस की कमी है तो ये हमारे सपोर्ट पर डिपेंडेंट रहेगी। मैंने आपको बताया था पहले, तो ये सोच रहे थे कि ये हमारे इंदिरा गांधी हमारे एडवाइस को, जो हम उसको सलाह देंगे, उसको मानेगी। ग्रेजुअली हाउएवर इंदिरा गांधी अटेम्प्टेड टू असर्ट हर पोजीशन विद इन द गवर्नमेंट एंड द पार्टी। बट क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे इंदिरा गांधी जो सरकार और पार्टी के भीतर खुद का ना मुकाम बनाना शुरू कर देती है, वो अपने आप को असर्ट करना स्टार्ट करती है विद इन गवर्नमेंट एंड द पार्टी। शी चोज हर ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स फ्रॉम आउटसाइड द पार्टी, और वो अपने बहुत ही विश्वसनीय सलाहकारों को पार्टी के बाहर से चुन कर लाती है ना। स्लोली एंड केयरफुली शी साइडलाइंड द सिंडिकेट, और धीरे धीरे उसने बहुत सावधानी से सिंडिकेट को हाशिए पर ला खड़ा करती है, साइडलाइन कर देती है। इंदिरा गांधी 10 फेस्ड 2 चैलेंजेस, है ना। तो इंदिरा गांधी अब दो चुनौती फेस कर रही थी। शी नीडेड टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सिंडिकेट, तो उसको अपना सिंडिकेट से आज़ादी चाहिए थी, सिंडिकेट से अपनी आज़ादी बिल्ड करनी थी, बनानी थी। शी ऑल्सो नीडेड टू वर्क टुवर्ड्स रीगेनिंग द ग्राउंड दैट द कांग्रेस हैड लॉस्ट इन द 1967 इलेक्शन। तो एक तो उसको सिंडिकेट के अगेंस्ट अपनी आज़ादी बनानी थी, दूसरा उसको जो कांग्रेस पार्टी 1967 के चुनाव में अपना ग्राउंड लॉस कर गई थी, वो अपना काफ़ी पकड़ छोड़ दी थी जनता के बीच में, उसको भी वो रिवाइव करना था। इंदिरा गांधी अडॉप्टेड ए वेरी बोल्ड स्ट्रेटजी, तो इंदिरा गांधी क्या करती है, एक बहुत ही साहसी रणनीति अपनाती है। शी कन्वर्टेड ए सिंपल पावर स्ट्रगल इनटू एन आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल। तो ये एक्चुअली एक देखा जाए तो ये सत्ता के लिए साधारण सा संघर्ष था, लेकिन इसको वो विचारात्मक संघर्ष में कन्वर्ट कर देती है। शी लॉन्च्ड ए सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स टू गिव द गवर्नमेंट पॉलिसी ए लेफ्ट ओरिएंटेशन, है ना। तो वो सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए कई कदम उठाती है ना। सीरीज ऑफ इनिशिएटिव फॉर लेफ्ट ओरिएंटेशन, गवर्नमेंट को एक वामपंथी ओरिएंटेशन देती है। शी गॉट द कांग्रेस वर्किंग कमिटी टू अडॉप्ट ए 10-point प्रोग्राम इन May 1967, है ना। तो मई 1967 में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया, है ना। 10-point प्रोग्राम स्टार्ट करवा देती है कांग्रेस जो वर्किंग कमेटी कार्य समिति, उसके द्वारा। दिस प्रोग्राम इंक्लूडेड सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, लैंड रिफॉर्म्स एंड प्रोविजन ऑफ हाउस साइट्स टू द रूरल पुअर। तो ये क्या करती है, ये प्रोग्राम में क्या क्या था, सोशल कंट्रोल, सामाजिक कंट्रोल, बैंकों का जो है सामाजिक कंट्रोल होगा, है ना। उसको समाज के कंट्रोल में लाया जाएगा, सामाजिक नियंत्रण लाया जाएगा बैंक को, एक्चुअली बैंकों को सरकारी बना रही है। नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, तो जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ना, आम बीमा को, इसको राष्ट्रीयकरण कर रही है, सरकारी कंपनी बना रही है ना। सीलिंग और अर्बन प्रॉपर्टी, शहरी क्षेत्र में आप कितना प्रॉपर्टी रख सकते हैं, है ना, शहरी संपदा, इस पर एक सीलिंग लगा रही है, कैप लगा रही है, और कितना इनकम होगा शहरों में उस पर कैप लगा रही है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, है ना, तो बेसिकली खाद्यान्नों का जो है सरकारी वितरण करवा रही है। लैंड रिफॉर्म्स, है ना, भूमि सुधार एंड प्रोविजन ऑफ हाउस साइट्स टू रूरल पुअर, और जो गरीबी लोग हैं, ग्रामीण गरीब लोग हैं, इनको आवासीय भूखंड देने का प्रावधान कर रही है ना। So while the syndicate leaders formally approved this left-wing program, they had serious reservations about the same. तो जो सिंडिकेट के जो लीडर्स थे, ये औपचारिक रूप से तो ये वामपंथी खेमे के जो इस कार्यक्रम थे, इसको स्वीकृति दे देते हैं, है ना, फॉर्मली अप्रूव्ड कर देते हैं लेफ्ट विंग प्रोग्राम को, बट एक्चुअली उनके मन में इसके प्रति काफ़ी कुछ संदेह थे, उनके मन में गहरे संदेह थे, रिजर्वेशंस थे अगेंस्ट दिस पॉलिसी। सो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969, राष्ट्रपति का चुनाव 1969। द फैक्शनल राइवलरी बिटवीन द सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी केम इन ओपन इन 1969। तो जो सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में जो दो गुटबाजी चल रही थी, वो 1969 में खुले आम आ जाती है। फॉलोइंग प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन्स डेथ,
द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फेल वैकेंट दैट ईयर। तो जाकिर हुसैन जी जो हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनका 1959 में देहांत हो जाता है, तो ऑफ कोर्स राष्ट्रपति पद के लिए एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। डिस्पाइट मिसेस गांधीज रिजर्वेशंस, द सिंडिकेट managed to nominate her long-time opponent and then Speaker of Lok Sabha N. Sanjeeva Reddy as the official Congress candidate for ensuring presidential elections, है ना। तो इंदिरा गांधी का जो असहमति होती है, उसके बावजूद जो है सिंडिकेट उस समय जो तत्कालीन स्पीकर होते हैं, लोकसभा के तत्कालीन स्पीकर होते हैं एन संजीवा रेड्डी, है ना, देन स्पीकर ऑफ लोकसभा, और ये इंदिरा गांधी के लॉन्ग टाइम ओपोनेंट रहते हैं। इंदिरा गांधी के विचारधारा से ये थोड़ा मेल नहीं खाते, अपोजिशन में रहते हैं, बट इसको सिंडिकेट ने नॉमिनेट करवा देती है इंदिरा गांधी के सहमति के खिलाफ, है ना, फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। Indira Gandhi retaliated by encouraging the then Vice President V.V. Giri to file his nomination as an independent candidate। तो इंदिरा गांधी क्या करती है, इंदिरा गांधी इसका रिटेलिएशन कैसे करती है, वो उस समय के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वी.वी. गिरी जी, उनको इनकरेज कर देती है कि आप अपना नॉमिनेशन फाइल कीजिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में, किसी पार्टी से नहीं, आप निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में आप अपना प्रेसिडेंटशिप के लिए चुनाव लड़िए। She also announced several big and popular policy measures like the nationalization of 14 leading private banks and abolition of the privy purse और special privileges given to former princes। और इसके साथ ही वो क्या करती है, वो कुछ बहुत ही बड़े और जो जनता के बीच में पॉपुलर हो, है ना, कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स करती है ना, ऐसे चीज़ें अनाउंसमेंट करती है, जैसे बैंकों का 14 जो प्राइवेट बैंक होते हैं उनका निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करती है ना, और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को जो प्राप्त विशेषाधिकार होता है, प्रीवी पर्स होता है ना, भूतपूर्व राजा महाराजाओं को पढ़ाया था मैंने पिछले क्लास 11th के चैप्टर्स में, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो प्रीवी पर्स पे जो उनको होता है उसका एबोलिशन के लिए, ये जो राजा महाराजाओं को जो स्पेशल प्रिविलेजेस प्राप्त होती है उसको बेसिकली समाप्त करने के लिए ये अपना पॉलिसी अनाउंस कर देती है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये, एंड तो फिर क्या होता है, मोरारजी देसाई वॉज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। तो उस समय इंदिरा गांधी के सरकार में मोरारजी देसाई, जो एक समय इंदिरा गांधी के लिए प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए कॉम्पिटिटर थे, वो उनके उप प्रधानमंत्री होते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं। ऑन बोथ द एवर इशूज सीरियस डिफरेंसेस एमर्ज्ड बिटवीन हिम एंड द प्राइम मिनिस्टर रिजल्टिंग इन देसाई लिविंग द गवर्नमेंट। तो इस दोनों मुद्दों पे प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बीच में गहरे मतभेद हो जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप मोरारजी देसाई सरकार छोड़ देते हैं। कांग्रेस हैड सीन डिफरेंसेस ऑफ दिस काइंड इन द पास्ट। कांग्रेस गुजरे वक्त में भी इस तरह के मतभेद देख चुकी थी, बट दिस टाइम बोथ द पार्टीज वांटेड ए शोडाउन विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। लेकिन ये दोनों गुट, इस बार बेसिकली मामला अलग था, दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में अपनी ताकत आजमा ली जाए, शोडाउन कर रहे थे। देन कांग्रेस प्रेसिडेंट एस निजालिंगप्पा issued a whip asking all Congress MPs and MLAs to vote in favor of Sanjeeva Reddy, the official candidate of the party। उस समय क्या होता है दोस्तों, जो उस समय तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं एस निजलिंगप्पा, वो एक विप जारी करते हैं कि सभी कांग्रेसी सांसद और विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीवा रेड्डी को ही वोट डालेंगे, है ना। विप होता है, विप आई कम टू इट, मैं कभी डिटेल में बताऊंगा कि पार्टी का एक बेसिकली डिसीजन किया जाता है कि सब लोग उसी पार्टी लाइन को टो करेंगे, तो उसको विप बोलते हैं। तो सारे कांग्रेस एमपीज और एमएलए जो हैं वो संजीवा रेड्डी, क्योंकि वो पार्टी के ऑफिशियल आधिकारिक कैंडिडेट है राष्ट्रपति के लिए, तो उसके फेवर में वोट करेगी। Supporters of Indira Gandhi requisitioned a special meeting of AICC. That is why this faction came to be known as requisitionist, but this was refused। तो होता क्या है, जो इंदिरा गांधी के समर्थक गुट थे वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC, है ना, तो AICC से एक याचना करती है कि एक विशेष बैठक बुलाई जाए, लेकिन उस याचना को स्वीकार नहीं किया जाता है। सो दैट रिक्विजिशन वॉज रिफ्यूज्ड। स्पेशल मीटिंग ऑफ AICC बुलाने का वो मांग रखते हैं और उसको अस्वीकार कर दिया जाता है। आफ्टर साइलेंटली सपोर्टिंग वी.वी. गिरी, द प्राइम मिनिस्टर ओपनली कॉल्ड फॉर ए कॉन्साइंस वोट which meant that the MPs and MLAs from the Congress
शुड बी फ्री टू वोट द वे दे वांट। तो पहले तो वो चुप चुप कर साइलेंटली, है ना, वीवी गिरी को छुपे तौर पर समर्थन कर ही रही थी राष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए, लेकिन फिर इंदिरा गांधी ने खुलेआम ये बोल देती है कि सारे एमपीज एमएलए, कांग्रेस को जो सारे एमपीज एमएलए हैं वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से वोट करें, है ना। तो ये खुलेआम हो गया, अभी तक तो साइलेंटली सपोर्ट था वीवी गिरी को। द इलेक्शन अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द विक्ट्री ऑफ वीवी गिरी, द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, एंड डिफीट ऑफ संजीवा रेड्डी, द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट। क्या होता है, इस इलेक्शन का जो परिणाम आता है, राष्ट्रपति के इलेक्शन का परिणाम, वीवी गिरी जो इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना, ये जीत जाते हैं, और संजीवा रेड्डी जो कांग्रेस के कैंडिडेट होते हैं आधिकारिक रूप से, वो हार जाते हैं। ये बहुत बड़ा न्यूज़ था भाई। सो द डिफीट ऑफ द ऑफिशियल कांग्रेस, मजा आ गया, है ना। सो द ऑफिशियल डिफीट ऑफ द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर्मलाइज द स्प्लिट इन द पार्टी। और जैसे ही कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक उम्मीदवार की हार होती है, इससे पार्टी का टूटना अब तय हो गया। द कांग्रेस प्रेसिडेंट एक्सपेल्ड द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी, शी क्लेम्ड दैट हर ग्रुप वॉज द रियल कांग्रेस। तो जो कांग्रेस के ये होते हैं, पार्टी अध्यक्ष होते हैं, वो प्रधानमंत्री को ही, इंदिरा गांधी को ही पार्टी से निष्कासित कर देते हैं, एक्सपेल्ड द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी। और बट इंदिरा गांधी जो वो क्लेम करती है कि जो मेरा गुट है, मेरा ग्रुप है, यही असली कांग्रेस है। By November 1969, the Congress led by the syndicate came to be referred as the Congress Organization, and the group led by Indira Gandhi came to be called the Congress Requisitionist, है ना। तो नवंबर 69 तक, है ना, जो टूट हो जाती है दोस्तों, और जो कांग्रेस, जो सिंडिकेट के लीडर्स थे, जो उनके द्वारा कांग्रेस चल रही थी, उस कांग्रेस का नाम करते कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस ओ। एंड जो इंदिरा गांधी के सपोर्ट वाले लोग थे, जो इंदिरा गांधी जिस टीम को लीड कर रही थी, उसको कहते हैं कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट, और कांग्रेस आर के नाम से जानती थी। तो पार्टी दो फैक्शन में टूट जाती है, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर। दीज टू पार्टीज वेयर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज ओल्ड कांग्रेस एंड न्यू कांग्रेस। तो ऑफकोर्स ये दो पार्टियों को, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को ओल्ड कांग्रेस, क्योंकि उसमें मोस्टली सिंडिकेट के लीडर्स होते हैं, और इंदिरा गांधी वाली पार्टी कांग्रेस आर को न्यू कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। Indira Gandhi projected the split as an ideological divide between socialists and conservatives, between the pro-poor and pro-rich, है ना। तो बेसिकली इंदिरा गांधी ने ये जो पार्टी का टूट है, इसको ये कैसे प्रोजेक्ट करती है, इसको कहती है कि विचारधाराओं के रूप में, इसको विचारधाराओं के लड़ाई के रूप में इसको पेश कर देती है कि विचारधारा की लड़ाई है, किसमें, समाजवादियों में और पुरातन पंथी में, जो सोशलिस्ट्स है और कंजर्वेटिव्स है ना। तो समाजवादी और जो पुरातन पंथी हैं, इन दोनों के बीच में ये एक विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में इसको प्रोजेक्ट करती है। एंड गरीबों के हिमायती, प्रो पुअर पीपल में, एंड जो अमीरों के तरफदार हैं, इनके बीच में भी वो लड़ाई के इसको करार कर देती है। बिटवीन दिस इज, वो कहती है कि इंदिरा कांग्रेस आर, जो इंदिरा की कांग्रेस है वो प्रो पुअर है, और जो कांग्रेस ओ है वो एक्चुअली प्रो रिच है। तो ये टॉपिक भी दोस्तों यहाँ पे समाप्त हो जाता है। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद फ्रेंड्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर 5 क्लास 12 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, है ना। पॉलिटिकल साइंस का हम क्लास 12 का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज द 1971 इलेक्शन एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस, 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन। द स्प्लिट इन द कांग्रेस रिड्यूस्ड इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टू ए माइनॉरिटी। तो जो कांग्रेस की टूट हुई, इससे इंदिरा गांधी की जो सरकार है दोस्तों, वो अल्पमत में आ जाती है। Yet her government continued in office with the issue-based support of a few other parties, including the Communist Party of India and the DMK. इसके बावजूद, अल्पमत में आने के बावजूद, उसकी सरकार कंटिन्यू रहती है अपने कार्य ऑफिस में, क्योंकि उनको मुद्दे पे आधारित सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है। मुद्दों के आधारित पे उनको समर्थन देने के लिए तैयार होती है कुछ अन्य पार्टियां, जिनमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK भी थी, ये पार्टियां भी इंदिरा गांधी की पार्टी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है on issue based. During this period, the government made conscious attempt to project its socialist credential. तो इस अरसे के दौरान सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया। This was also a phase when Indira Gandhi vigorously campaigned for implementing the existing land reform laws and undertook further land sealing legislation, है ना। तो बेसिकली इस दौरान इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाया।
in order to end her dependence on other political parties, strengthen her party's position in the parliament and seek a popular mandate for her programs। तो क्या करती है वो, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज पे अब डिपेंडेंट है ना, तो उस अपने डिपेंडेंस को वो कम करने के लिए, अन्य राजनीतिक दलों पे अपने डिपेंडेंस को कम करने के लिए और पार्लियामेंट में अपने पोजीशन को, पार्टी की पोजीशन जो अपनी उसकी नई वाली कांग्रेस की पार्टी है उसको मजबूत बनाने के लिए, उसका पोजीशन मजबूत बनाने के लिए ये पॉपुलर मैंडेट, अपने प्रोग्राम के लिए ये पॉपुलर मैंडेट मांगती है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट recommended the dissolution of Lok Sabha in December 1970 and this was another surprising and bold move। तो इंदिरा गांधी सरकार जो है वो 19 दिसंबर 1970 में, है ना, 1967 में चुनाव हुआ था दोस्तों, है ना, तो अभी समय था, 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है, बट दिसंबर 1970 में वो लोकसभा को डिसॉल्व कर देती है। क्या उसका लक्ष्य है मन में कि दूसरी पार्टियों के ऊपर जो मेरी सरकार डिपेंडेंट है इसको कम करना है और पार्टी की जो अपनी मेरी पार्टी है उसका पार्लियामेंट में, संसद में उसकी पकड़ मजबूत करना है। तो इसलिए वो सरकार को डिसॉल्व कर देती है कि हम फिर से चुनाव लड़ेंगे, है ना, देश में आम चुनाव होगी। एंड ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग था, सबके लिए आश्चर्यजनक था और बहुत ही बोल्ड मूव था। ऑफ कोर्स बहुत ही लोगों के बीच में एक साहसिक कदम माना जाएगा। एंड व्हाट फॉलोड, वो क्या होता है इसके बाद, द 5th जनरल इलेक्शन टू लोकसभा वेयर हेल्ड इन फरवरी 1971 और 5वां आम चुनाव होता है। ऑफ कोर्स सरकार गिर चुकी है, संसद भंग कर दी गई है दिसंबर 1970 में, तो फरवरी 1971 में आम चुनाव होता है। द कॉन्टेस्ट, द इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट अपीयर्ड टू बी लोडेड अगेंस्ट कांग्रेस आर। तो जो चुनावी मुकाबला है वो कांग्रेस आर के विपरीत जान पड़ता है। आफ्टर ऑल द न्यू कांग्रेस वॉज जस्ट वन फैक्शन ऑफ एन ऑलरेडी वीक पार्टी। तो जो नया कांग्रेस, ऑफकोर्स जो नई कांग्रेस पार्टी होती है, इंदिरा की कांग्रेस होती है, वो बेसिकली ऑलरेडी कांग्रेस जो पहले कमजोर हो चुकी थी, है ना, आपको बताया था 1967 में कांग्रेस सबसे कम सीट लाती, सबसे कम परसेंटेज ऑफ वोट आता है, तो ऑलरेडी कमजोर हो चुकी थी, 9 राज्यों में सरकार सत्ता भी जा चुकी थी। तो उसी का एक नया गुट है, उसका जो पार्टी पहले से कमजोर है उसका एक गुट है। तो ऑफकोर्स ये कांग्रेस आर के लिए, तो इसके लिए लग रहा था कि सब कुछ जो इलेक्टोरल चुनाव होगा, कंटेस्ट होगा, मुकाबला होगा, उसके खिलाफ ही होगा। एवरीवन बिलीव्ड दैट द रियल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ ऑफ द कांग्रेस पार्टी वाज अंडर द कमांड ऑफ कांग्रेस हो। तो सबको ऐसा विश्वास था कि जो कांग्रेस पार्टी की जो असली संगठनात्मक शक्ति है ना, वो कांग्रेस वो के अंदर है ना, सिंडिकेट वाली कांग्रेस, ओल्ड कांग्रेस। To make matters worse for Indira Gandhi, all the major non-Congress opposition parties formed an electoral alliance known as the Grand Alliance। तो क्या करती हैं, और सिचुएशन को ख़राब करने के लिए इंदिरा गांधी के लिए क्या करती है कि जितनी भी जो नॉन कम्युनिस्ट मेजर पार्टियाँ थी, जो नॉन कम्युनिस्ट, गैर कम्युनिस्ट और गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेस जो पार्टियाँ थी, वामपंथ जो गैर वामपंथी और गैर कांग्रेस विपक्ष की जो पार्टियाँ थी, वो एक इलेक्टोरल अलायंस बनाती है, गठबंधन बनाती है, ग्रैंड अलायंस बनाती है, महागठबंधन। द संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पीएसपी, भारतीय जनसंघ बीजेएस, स्वतंत्र पार्टी एसडब्ल्यूए, है ना, भारतीय क्रांति दल बीकेडी केम टुगेदर अंडर दिस अम्ब्रेला, वो एक छतरी के नीचे आ जाते हैं। द रूलिंग पार्टी हैड एन अलायंस विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और जो कांग्रेस की जो सरकार वाली पार्टी थी कांग्रेस आर, उसका गठबंधन था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के साथ। एट द न्यू कांग्रेस हैड समथिंग दैट इट्स बिग ओपोनेंट्स लैक्ड, इट हैड एन इशू, एन एजेंडा एंड ए पॉजिटिव स्लोगन। तो दो बाकी पार्टियां जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो एक बड़े गठबंधन में आ जाती है, बट उसके बावजूद कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो उनके बाकी बड़े अपोनेंट्स में नहीं था। कांग्रेस के पास क्या था, कांग्रेस के पास एक इशू था, एक मुद्दा था, एजेंडा था और एक पॉजिटिव नारा था, है ना, ये थोड़ा पॉजिटिविटी से आगे बढ़ रही थी, एक कार्यक्रम था इनके पास, एजेंडा था, कार्यक्रम था, मुद्दा था। द ग्रैंड अलायंस डिड नॉट हैव ए कोहेरेंट पॉलिटिकल प्रोग्राम, और ये जो ग्रैंड अलायंस थी, है ना, इसके पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम था नहीं। इंदिरा गांधी सेड दैट द ऑपोजिशन अलायंस हैड ओनली वन कॉमन प्रोग्राम, इंदिरा हटाओ। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि जो विपक्ष की पार्टियों का जो गठबंधन है इसका सिर्फ एक ही
मकसद है ना, इनका सिर्फ बस एक ही कार्यक्रम है कि इंदिरा हटाओ, रिमूव इंदिरा। In contrast to this, she put forward a positive program captured in the famous slogan गरीबी हटाओ। और बोली इसके कॉन्ट्रास्ट में, इसके विपरीत उसने एक बहुत ही पॉजिटिव कार्य कैप्चर किया और उसने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ का नारा लगाया, रिमूव पॉवर्टी। तो जहां उसने प्रोजेक्ट कर दिया कि जो विपक्ष वाले हैं वो इंदिरा हटाओ में लगे हुए हैं, मैं गरीबी हटाओ में लग गई हूँ। She focused on the growth of the public sector, imposition of ceiling on rural land holdings and urban property, removal of disparities in income and opportunity, and abolition of princely privileges। तो उसने कहाँ फोकस किया? पब्लिक सेक्टर है ना, सरकारी क्षेत्रों में ग्रोथ में। इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन रूरल लैंड होल्डिंग, जो ग्रामीण लैंड होल्डिंग है उस पर उसने एक सीलिंग लगाया, कैप लगाया। अर्बन प्रॉपर्टी पे उसने एक कैप लगाया। डिस्पैरिटीज़, जो इनकम और अपॉर्चुनिटीज़ के में जो लोगों के बीच में इनकम में डिस्पैरिटीज़ है, जो अपॉर्चुनिटीज़ में खाई है डिस्पैरिटीज़ है, इसको कम करने का कोशिश किया। प्रिंसली प्रिविलेज, जो राजा महाराजाओं को जो उनकी प्रिविलेजेस मिल रही थी उसको ख़त्म किया। सो थ्रू गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ट्राइड टू जनरेट ए सपोर्ट बेस एमंग द डिसएडवांटेज्ड, स्पेशली एमंग द लैंडलेस लेबरर्स, दलित्स एंड आदिवासीज, माइनॉरिटीज, विमेन एंड द अनएम्प्लॉयड यूथ। तो गरीबी हटाओ का जो इसने नारा दिया, इससे इंदिरा गांधी ने एक सपोर्ट बेस जनरेट करने का कोशिश किया। कहाँ? जो डिसएडवांटेज लोग हैं, है ना, खास करके कैसे? जो बिना जमीन के जो लेबरर्स है, लैंडलेस लेबरर, जो दलित थे, जो आदिवासी थे, जो अल्पसंख्यक थे, जो महिला थी और जो बेरोजगार युवा था, इन सब का वो सपोर्ट जनरेट करती है। The slogan of Garibi Hatao and the programs that followed it were part of Indira Gandhi's political strategy of building an independent nationwide political support wave। तो ये जो गरीबी हटाओ का नारा था और जो इसके पीछे जो उन्होंने प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे, इन सब का इंदिरा गांधी का एक राजनीतिक रणनीति था। राजनीतिक रणनीति किस लिए था? कि एक इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, पूरे राष्ट्र भर में फैला हुआ एक पॉलिटिकल सपोर्ट बेस बनाया जाए। तो ये इसके पीछे पूरा ये था। नेक्स्ट टॉपिक इज द आउटकम एंड आफ्टर, है ना। तो जो अगला समय, परिणाम और उसके बाद। द रिजल्ट्स ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1971 वेयर एज ड्रामेटिक एज वॉज द डिसीजन टू होल्ड दिस इलेक्शंस। तो जो इसके चुनाव के परिणाम आते हैं 1971 के लोकसभा चुनाव के, वो उतने ही ड्रामेटिक थे, उतने ही नाटकीय थे जितना चुनाव करवाने का फैसला। ऑल ऑफ ए सडन उसने अचानक चुनाव करवाने का फैसला दे दिया था, है ना। सो द कांग्रेस आर सीपीआई अलायंस वोन मोर सीट्स एंड वोट्स देन द कांग्रेस हैड एवर वोन इन द फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शंस। सुनो दोस्तों, यहाँ है मसाला। जो कांग्रेस आर, जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी थी, और जो सीपीआई के साथ जो उसका गठबंधन था, वो बहुत सीटें जीते। एंड कांग्रेस आज तक, है ना, पिछले 4 चुनावों में कांग्रेस जितनी सीटें जीती थी, है ना, उससे ज़्यादा जीत के आ जाती है। कांग्रेस हैड वोन मोर देन द फर्स्ट 4 इलेक्शन। 1967 में कांग्रेस लोवेस्ट है, नाउ कांग्रेस का एक फैक्शन लड़ रहा और आज तक का हाईएस्ट चला गया भाई। द कंबाइन वोन 365 सीट्स इन लोकसभा एंड सिक्योर्ड 48.4% वोट्स, है ना। तो दोनों मिलकर ये गठबंधन ने 375 सीट जीते, जो 48.4% वोट थे। इंदिरा गांधी's Congress R won 352 seats with about 44% of the popular votes on its own। और इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस आर वो 352 सीट्स अकेले जीतती है विथ 44% वोट। कॉन्ट्रास्ट दिस with the performance of the Congress O। The party with so many stalwarts could get less than 1/4 of the votes secured by Indira Gandhi's party and win merely 16 seats। और इसके विपरीत जो कांग्रेस ओ थी, है ना, उसका प्रदर्शन इसके विपरीत होती है। पार्टी जिसमें इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड नेता थे, वो सिर्फ इंदिरा गांधी की पार्टी जितनी जीती है उससे 1/4 से भी कम जीत पाते हैं, और मात्र 16 सीट उनको मिलता है। विद दिस the Congress party led by Indira Gandhi established its claim to being the real Congress and restored to it the dominant position in Indian politics। और इसके साथ ही इंदिरा गांधी अपने आप को दावा करती है, एस्टेब्लिश कर लेती है कि यही असली रियल कांग्रेस है। असली कांग्रेस होने का वो दावा एस्टेब्लिश कर लेती है, और इंडियन पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीति में उसका फिर से प्रभुत्व बढ़ जाता है, डोमिनेंट पोजीशन आ जाती है।
द ग्रैंड अलायंस ऑफ द अपोजिशन प्रूव्ड ए ग्रैंड फेलियर। तो जो अपोजिशन का एक ग्रैंड अलायंस था ये पूरा धराशायी हो गया, फेल हो गया। देयर कंबाइंड टैली ऑफ सीट्स वाज लेस देन 60। ये सारे ग्रैंड अलायंस की सारी पार्टियां मिला दे जाए तो इनके 60 सीट भी नहीं होते हैं दोस्तों। Soon after the 1971 elections, है ना, a major political and military crisis broke out in East Pakistan, now Bangladesh। तो 1971 के चुनाव के बाद में एक बहुत ही बड़ी राजनीतिक और मिलिट्री क्राइसिस, है ना, संकट खड़ा हो जाता है। कहाँ? ईस्ट पाकिस्तान में, आज का बांग्लादेश। So, as you have read in the chapter 4, the 1971 elections were followed by the crisis in East Pakistan and the Indo-Pak War, leading to the establishment of Bangladesh। तो मैंने पिछले चैप्टर में आप लोगों को बताया दोस्तों कि 1971 का जो आम चुनाव होता है ना, ये इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में एक संकट आती है और भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है 1971 के दिसंबर में और बांग्लादेश की स्थापना हो जाती है। दिस इवेंट्स एडेड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधी। और ये जो घटनाक्रम है ये इंदिरा गांधी की जो पॉपुलैरिटी है, जनता के बीच में जो इंदिरा गांधी का लोकप्रियता है, उसमें चार चांद लगा देता है। इवन द ऑपोजिशन लीडर्स एडमायर्ड हर स्टेट्समैनशिप। तो इवन जो विपक्ष के नेता थे उनने उनके राज्य कौशल की प्रशंसा की। अपोजिशन लीडर्स भी उनकी प्रशंसा कर रही स्टेट्समैनशिप की। हर पार्टी स्वेप्ट थ्रू ऑल द स्टेट असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1972। और 1972 में जितने राज्यों में चुनाव होते हैं उन सब में उसकी पार्टी फुल स्विंग जीत के आती है। शी वॉज सीन नॉट ओनली एज द प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज्ड बट ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर। तो वो अब सिर्फ गरीबों और जो अनप्रिविलेज लोग हैं उनकी मसीहा के रूप में, उनके संरक्षक के रूप में ही नहीं देखी जा रही थी, बल्कि वो एक बहुत ही सशक्त, मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभर चुकी थी। The opposition to her either within the party or outside of it simply did not matter। और उनका जो अपोजिशन है, या तो अगर पार्टी के अंदर अगर आप उनके खिलाफ हैं या पार्टी के बाहर आप उनके खिलाफ हैं, अब ये इसका कोई मैटर ही नहीं करता था, आपकी कोई गुंजाइश नहीं है। With two successive election victories, one at the center and other at the state level, the dominance of Congress was restored। और दो एक के बाद एक दो बड़ी बड़ी जीत जो सक्सेसिव चुनाव हुए हैं ना, लोकसभा का चुनाव और उसके बाद राज्यों का चुनाव, तो इन दोनों में जो इनकी बहुत बढ़ चढ़ के ये जीत होती है, इससे पूरे भारतवर्ष में फिर से कांग्रेस का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। द कांग्रेस वॉज नाउ इन पावर इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स। लगभग भारत के सभी राज्यों में कांग्रेस सत्ता में आ चुकी होती है। इट वॉज ऑल्सो पॉपुलर अक्रॉस डिफरेंट सोशल सेक्शंस, है ना, और ये डिफरेंट समाज के डिफरेंट तबके में ये फेमस, पॉपुलर हो चुकी है, लोकप्रिय हो चुकी होती है। विद इन ए स्पैन ऑफ 4 years, इंदिरा गांधी हैड वार्डेड ऑफ द चैलेंज टू हर लीडरशिप एंड टू द डोमिनेंट पोजीशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी, है ना। तो महज 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौतियों को धूल चटा दी थी। नेक्स्ट इज फ्रेंड रेस्टोरेशन, है ना, तो पुनर्स्थापन। बट डज इट मीन दैट द कांग्रेस सिस्टम वॉज रेस्टोर्ड। तो बहरहाल कांग्रेस प्रणाली के इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस प्रणाली फिर से रिस्टोर हो गई, है ना। वट इंदिरा गांधी हैड डन वॉज नॉट ए रिवाइवल ऑफ ओल्ड कांग्रेस पार्टी। जो इंदिरा गांधी की थी वो पुरानी कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल नहीं था दोस्तों, पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। इन मैनी वेज शी हैड री इन्वेंटेड द पार्टी। बहुत तरीके से अगर देखा जाए, बहुत मामलों में तो यह पार्टी को एक नए तर्ज पे बना दी थी, है ना, री इन्वेंशन कर दी थी। द पार्टी ऑक्यूपाइड ए सिमिलर पोजिशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलरिटी एज इन द पास्ट। जैसा पास्ट में इसकी लोकप्रियता थी, पार्टी फिर से उस तरीके से लोकप्रिय तो हो गई, बट इट वॉज ए डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी। बट इस बार जब अब कांग्रेस पार्टी थी, ये एक अलग किस्म की पार्टी थी दोस्तों, डिफरेंट काइंड। इट रिलायड इंटायरली ऑन द पॉपुलरिटी ऑफ द सुप्रीम लीडर। ये पार्टी अपने जो सुप्रीम लीडर है, जो सबसे सर्वोच्च नेता है, उसके वर्चस्व, उसकी लोकप्रियता पे पूरी आधारित थी। इट हैड ए समवॉट वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और इसका संगठनात्मक जो संरचना था वो कमजोर था दोस्तों। द कांग्रेस पार्टी नाउ डिड नॉट हैव मेनी फैक्शंस
दस इट कुड नॉट एकोमोडेट ऑल काइंड्स ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। तो कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे गुट नहीं थे, तो इस कारण से इसमें अलग अलग जो ओपिनियन है और जो हित हैं उसको, विचारधाराओं को एकोमोडेट नहीं किया जा सकता था, नहीं पॉसिबल था। While it won elections, it depended more on some social groups, the poor, the women, the Dalits, the Adivasis and the minorities। जबकि ये चुनाव जीत चुकी थी, बट इसका डिपेंडेंट कुछ ही सामाजिक ग्रुप पे आधारित था, लाइक गरीबों के ऊपर, महिलाओं से इनको सपोर्ट था, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के ऊपर। दिस वॉज ए न्यू कांग्रेस दैट हैड इमर्ज्ड। ये एक नया कांग्रेस था जो फिर से इमर्ज हो गया था, उभर कर आई थी। दस इंदिरा गांधी रिस्टोर्ड द कांग्रेस सिस्टम बाय चैलेंजिंग द नेचर ऑफ द कांग्रेस सिस्टम इटसेल्फ। तो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदल कर। Despite being more popular, the new Congress did not have the kind of capacity to absorb all tensions and conflicts that the Congress party was known for। है ना, तो ये ज़्यादा पॉपुलर था, लोकप्रिय तो ज़्यादा था, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी के पास वो क्षमता नहीं थी सभी प्रकार के टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स को एब्जॉर्ब करने की, जैसा पुराने कांग्रेस में था, जिसके लिए कांग्रेस जानी जाती थी। While the Congress consolidated its position and Indira Gandhi assumed a position of unprecedented political authority, the spaces for democratic expression of people's aspirations actually shrank। है ना, तो कांग्रेस पार्टी जो अपना पोजीशन है वो तो और कंसोलिडेट कर लेती है, मजबूत कर लेती है, और इंदिरा गांधी भी एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल अथॉरिटी, अतुलनीय पॉलिटिकल अथॉरिटी के साथ वो आ जाती है, अप्रत्याशित रूप से वो जीत आती है। बट जो डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन है, जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति है जनता के उम्मीदों का, एक्चुअली इसके लिए जो जगह होती है वो सिकुड़ जाती है। The popular unrest and mobilization around the issues of development and economic deprivation continued to grow। तो जो जन, चूंकि ऐसा हो जाता है, उनके डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स एक्सप्रेशन रैंक हो जाएगा, तो ऑफकोर्स जो लोकप्रिय जो अनरेस्ट है ना, और जो विकास और जो अर्थव्यवस्था का जो डेप्रीवेशन है, इसके चारों तरफ जो मोबिलाइजेशन होता है ना, इन इश्यूज़ के मुद्दे के ऊपर जो मोबिलाइजेशन होता है लोगों का, ये बढ़ जाता है। इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल रीड अबाउट हाउ दिस लेड टू ए वेरी पॉलिटिकल क्राइसिस दैट थ्रेटेंड द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो दोस्तों, अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा कि इन बातों से एक राजनीतिक संकट उठ खड़ा होगा और जिससे देश के संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगेगा। सो दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर। सो ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम चैप्टर 5 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, है ना, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज मैं अभी आप लोगों को जो स्पेशल टॉपिक्स है अब वो कवर कर देता हूँ। तो स्पेशल टॉपिक्स में फर्स्ट जो है वो डिफेक्शन सब टॉपिक के अंदर आता है एक स्टोरी ऑफ आयाराम गयाराम, है ना। स्टोरी ऑफ आयाराम गयाराम की जो कहानी है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र किया गया है आपके एनसीईआरटी के बुक में, तो मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, समझा देता हूँ। द एक्सप्रेशन आयाराम गयाराम became popular in the political vocabulary in India to describe the practice of frequent floor crossing by legislator, है ना। तो ये जो बेसिकली ये जो शब्दावली है ना, आयाराम गयाराम, ये बेसिकली ये जो जुमला है, ये पॉलिटिकल राजनीतिक जो शब्दावली है, शब्दकोश है, उसमें इसको शामिल किया गया। किस चीज़ के लिए? जो विधायकों द्वारा तुरंत पार्टी छोड़कर दूसरी तीसरी पार्टी में शामिल होने की घटना, है ना। जो लेजिस्लेटर्स थे, जो विधायक थे, वो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी छोड़कर तीसरी पार्टी, ऐसे रेगुलर ये चेंज कर रहे थे, है ना। वो जीत कर किसी और पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीत कर आते थे, और जीत कर आने के बाद वो फिर अपना एलिजियंस किसी और पार्टी, अपनी लॉयल्टी किसी और पार्टी की तरफ कर देते थे, फिर वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे, फिर वो छोड़कर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे। इससे क्या है कि जो सरकारें थी वो बहुत अस्थिर हो गई, क्योंकि सरकार कैसे बनती है दोस्तों? सरकार बनती है 50% जो भी टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटर्स होते हैं उनमें से 50% से ज़्यादा होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए ना। अगर उसमें से कुछ परसेंटेज लोग अपना स्विच करते हैं, एलिजियंस एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी चली जाते हैं, तो ऑफकोर्स जो सरकार बनी हुई है वो गिर सकती है और उनकी संख्या कम हो जाती है, बहुत बार गिर जाती है।
एंड देन वो दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है, फिर वो फिर एलिजेंस चेंज करते हैं, फिर से वापस इसी पार्टी में या किसी और पार्टी के साथ सरकार बनती है। तो ये इसके लिए एक शब्दावली लाया गया, आया राम गया राम। तो लिटरली ट्रांसलेटेड द टर्म्स मेंट राम केम एंड राम वेंट। तो ये आप लोग सब जान रहे हैं कि इसका मतलब अगर शुद्ध हिंदी में अनुवाद किया जाए तो इसका मतलब है कि राम आया और राम गया। द एक्सप्रेशन ओरिजिनेटेड इन एन अमेजिंग फीट ऑफ द फ्लोर क्रॉसिंग अचीव्ड बाई गयालाल एन एमएलए इन हरियाणा इन 1967। तो एक्चुअली ये जो शब्दावली, इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ दोस्तों, और इसका ओरिजिनेट हुआ कि एक गयालाल नाम के एक एमएलए थे हरियाणा में, है ना, गयालाल नाम के एक एमएलए थे हरियाणा में 1967 में, उनसे एक जुड़ी हुई एक रोचक कहानी है, उससे ये आया राम गया राम शब्दावली स्टार्ट हुआ। ही चेंज्ड हिज पार्टी थ्राइस इन ए फोर्टराइट, है ना, फ्रॉम कांग्रेस टू यूनाइटेड फ्रंट, बैक टू कांग्रेस एंड देन विद इन 9 आवर्स टू यूनाइटेड फ्रंट अगेन, है ना। तो ये अपनी जो पार्टी है ये 3 बार चेंज कर देते हैं एक फोर्टनाइट में। फोर्टनाइट कितना है, 15 दिन, 2 हफ्तों की अवधि, है ना, उसको फोर्टनाइट बोलते हैं। तो एक फोर्टनाइट में बेसिकली ये अपनी पार्टी एक पखवाड़े में अपनी पार्टी 3 बार चेंज करते हैं। ये कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट चले जाते हैं, ठीक है, फिर बैक टू कांग्रेस, फिर यूनाइटेड फ्रंट से वापस कांग्रेस आ जाते हैं, है ना। तो पहले कांग्रेस में समर्थन था, फिर वहाँ यूनाइटेड फ्रंट को समर्थन दे दिया, फिर वहाँ से वापस कांग्रेस को समर्थन दे दिया, एंड फिर 9 घंटे के भीतर, सोचो 9 घंटे के भीतर ये वापस यूनाइटेड फ्रंट में जाती है। तो मतलब विधायकों का मतलब कैसे, जनता कैसे भरोसा करेगी, इतना ज़्यादा डिफेक्शन होगा, इतना ज़्यादा कि हम अगर किसी को चुन रहे हैं कि भाई नहीं ये तो कांग्रेस की विचारधारा के नेता है और मेरी विचारधारा कांग्रेस की है, मैंने इनको वोट देकर जिताया, ये किसी और पार्टी में चले गए, और अगर एक बार चलो चले भी गए कि किसी मुद्दे पे या किसी इशू पे चले गए, 9 घंटे के बीच वापस आ गए, तो नाउ इनकी जो क्रेडिबिलिटी है नेताओं की वो तो इस पूरे स्टेक पे, और जनता के साथ तो जनता तो ऐसा फील करेगी ना कि चीटेड फील करेगी। सो इट इज सेड दैट व्हेन गयालाल डिक्लेयर्ड हिज इंटेंशन टू क्विट द यूनाइटेड फ्रंट एंड ज्वाइन द कांग्रेस लीडर राव वीरेंद्र सिंह ब्रॉट हिम टू चंडीगढ़ प्रेस एंड डिक्लेयर्ड गया राम वॉज नाउ आया राम, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि जब गयालाल जी जो थे, इन्होंने अपने इंटेंशन डिक्लेयर किए, है ना, अपने मनसा जब घोषित की कि ये यूनाइटेड फ्रंट को छोड़ना चाहते हैं और कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो कांग्रेस लीडर थे उस समय, राव वीरेंद्र सिंह कांग्रेस लीडर थे, उन्होंने एक चंडीगढ़ प्रेस में इनको बुलाया और इन्होंने बोला कि गया राम अब आया राम है, गया राम जो है अब आया राम हो गया। तो गया राम था, अब आया राम है। तो इससे ही ये फीट फेमस हो गई। गया लाल्स फीट वॉज इमोर्टलाइज्ड इन द फ्रेज आया राम गया राम, विच बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ न्यूमरस जोक्स एंड कार्टून्स। तो ऑफकोर्स दोस्तों, गयालाल को इस हड़बड़ी को आया राम गया राम के जुमले से हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया, और उनकी इस हड़बड़ी को लेकर बहुत से चुटकुले और कार्टून्स बनने लगे। लेटर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट डिफेक्शन, और बाद में ये दल बदल के विरोध में एक संविधान में संशोधन किया गया, है ना, इसके संविधान में संशोधन करके एक एक्ट लाया गया। बिकॉज इससे क्या है, इससे बहुत ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग क्या है कि विधायकों की खरीद फरोख्त होने लगी इधर से इधर। अभी भी आप देखते होंगे दोस्तों, आए दिन अगर थोड़ा पॉलिटिकल अफेयर्स को आप फॉलो करते होंगे तो आप देखते होंगे बहुत सारे राज्य स्टेट्स में जब इलेक्शन होता है तो उसके बाद विधायकों को होटल में छुपाया जाता है, उनको होटल में रखा जाता है ताकि वो डिफेक्ट ना कर जाए, क्योंकि फ्लोर टेस्ट के समय वो जिसको समर्थन देंगे वही मुख्यमंत्री होगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप है इसका ये एक भद्दा मजाक उड़ाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो स्पेशल टॉपिक है वो है कांग्रेस सिंडिकेट, द कांग्रेस सिंडिकेट। सिंडिकेट वॉज इनफॉर्मल नेम गिवन टू ए ग्रुप ऑफ कांग्रेस लीडर्स हु वेयर इन कंट्रोल ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो सिंडिकेट क्या था, सिंडिकेट एक नेताओं को जो अनौपचारिक तौर पे सिंडिकेट के नाम से इंगित किया गया जाता था, ठीक है। ऐसे नेता जो पार्टी के जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उस पर जिनका नियंत्रण था, तो इनफॉर्मली इनके ग्रुप को सिंडिकेट कहते थे। इट वॉज लेड बाई के कामराज, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एंड देन द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो इसके जो लीडर थे, इसके जो हेड थे वो के कामराज थे। के कामराज जी तमिलनाडु के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर थे और उस समय कांग्रेस पार्टी के, तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे।
It included powerful state leaders like S.K. Patil of Bombay City, later named as Mumbai, S. Nijalingappa of Mysore, later Karnataka, N. Sanjeeva Reddy of Andhra Pradesh एंड अतुल्य घोष ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इसमें बहुत सारे पावरफुल लीडर्स थे जो सिंडिकेट थे। एक्चुअली ये बहुत पावरफुल लॉबी थी, है ना। तो इसमें एस के पाटिल एक बॉम्बे स्टेट जो बाद में महाराष्ट्र बना, इसके एक बहुत बड़े नेता थे, ये भी इसमें थे। सारे ये कांग्रेस पार्टी के ही हैं, है ना। एस नीलंजी, बेसिकली द सिंडिकेट इटसेल्फ ये कांग्रेस का सिंडिकेट है ना। एस निजलिंगप्पा मैसूर के थे, बाद में कर्नाटका स्टेट बन जाता है ना। एन संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश, भारत के राष्ट्रपति में भी इनका बाद में नाम आएगा। अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल से। तो ये लोग सिंडिकेट के बहुत टॉप लीडर्स थे। बोथ लाल बहादुर शास्त्री एंड लेटर इंदिरा गांधी ओवेड देयर पोजीशन टू द सपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम द सिंडिकेट। तो दोनों, लाल बहादुर शास्त्री को जब प्रधानमंत्री बनने की बारी थी तो उनको भी सिंडिकेट ने ही सपोर्ट दे के उनको बनवाया था, और इंदिरा गांधी को भी जब इन प्रधानमंत्री बनने की बारी आई थी तो सिंडिकेट ने ही इंदिरा गांधी को बनाया था। बट दोनों में थोड़ा फर्क था। लाल बहादुर शास्त्री को उन्होंने यूनानिमसली चूज़ करवाया था क्योंकि वो उनको एक उस समय नेहरू जी का एक उत्तराधिकार के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि वो लास्ट फेज में, नेहरू जी के लास्ट फेज में जब वो बीमार चल रहे थे तो लाल बहादुर शास्त्री ही वर्चुअली काफ़ी इम्पैक्टफुल तरीके से सरकार में शामिल थे। बट इंदिरा गांधी के टाइम पे सिंडिकेट ने इसको इसलिए लाया कि ये उनको ऐसा माना जाता है कि सिंडिकेट के लगा कि ये नो वॉइस है, ये अभी नौ सीखुआ है, उनकी जानकारी नहीं, एक्सपीरियंस की कमी है, तो इसके ऊपर हमारा ही कंट्रोल रहेगा, हमारा सपोर्ट चलता रहेगा। So this group had a decisive say in Indira Gandhi's first Council of Ministers and also in policy formulation and implementation। तो ये जो सिंडिकेट था इसका इंदिरा गांधी की जो पहली सरकार थी, है ना, पहली मंत्रिमंडल जो थी, उसमें इनका काफ़ी बढ़ चढ़ के भागीदारी था। मतलब इनका से था, ये जिसको बनाना चाह रहे थे और जो मंत्रालय देना चाह रहे थे ऑलमोस्ट वही हो रहा था। एंड इनका जो उस समय का जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन था, है ना, और जो इनका क्रियान्वयन था पॉलिसीज़ का, इसमें भी उनका काफ़ी से था। आफ्टर द कांग्रेस स्प्लिट द लीडर्स ऑफ द सिंडिकेट एंड दोज वोइंग एलिजियंस टू देम स्टेड विद द कांग्रेस वो। तो जब कांग्रेस पार्टी का विलय होता है, कांग्रेस पार्टी दो पार्टों में बढ़ जाती है, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर में, तो जो सिंडिकेट के लीडर्स थे, है ना, ये मोस्टली कांग्रेस ओ में रह जाते हैं। एंड सिंस इट वॉज इंदिरा गांधीज कांग्रेस आर that won the test of popularity, all these big and powerful men of Indian politics lost their power and prestige after 1971। तो होता क्या है कि जब चुनाव होती है 1971 में, जब इंदिरा गांधी दिसंबर 1970 में विलय कर देती है लोकसभा का और फिर से चुनाव करवाती है, तो जब चुनाव करवाती है तो जो कांग्रेस आर, जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, वो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से जीत कर आती है ना। तो जनता के बीच में उसकी लोकप्रियता स्थापित हो जाती है, और ये जो कांग्रेस ओ के जो बिग और पावरफुल, जो भी बिग और ताकतवर लोग जो भारतीय राजनेताओं के थे, ये सब अपना पावर एंड प्रेस्टीज लूज कर जाते हैं, क्योंकि इनकी जो पार्टी थी कांग्रेस ओ, वो बहुत बैडली परफॉर्म करती है। नाउ नेक्स्ट स्पेशल टॉपिक जो हमारे बुक में है दोस्त, वो है एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स, है ना, प्रीवी पर्स की समाप्ति। इन चैप्टर 1 यू हैव रेड अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, है ना। तो पहले अध्याय में हमने देसी रियासतों के विलय के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बताया। दिस इंटीग्रेशन वॉज प्रिसीडेड बाई एन एश्योरेंस दैट आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ प्रिंसली रूल द देन रूलर्स फैमिलीज would be allowed to retain certain private property and given a grant in heredity or government allowance measured on the basis of the extent, revenue and potential of the merging state। तो ये जो विलय हुआ था, राजवाड़ों का जो विलय किया गया था भारत में, है ना, तो इसमें विलय करने से पहले इन राजघरानाओं को एक एश्योरेंस दिया गया था भारत सरकार की तरफ से कि जब ये राजघरानाओं का इन प्रिंसली स्टेट्स का जब डिसोल्यूशन होगा, है ना, देन जो इनके परिवार होंगे, राज परिवार जो होंगे, जो शाही परिवार होंगे, उनको कुछ अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का कुछ स्पेशल अधिकार होगा, है ना। उनको कुछ स्पेशल विशेष रूप से अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति रखने का अधिकार होगा। एंड गिवन ए ग्रांट इन हेरिडिटी, और इनको सरकार की तरफ से खानदानी रूप से हेरिडिटरी इनको ग्रांट मिलेगा। मतलब हेरिडिटरी मतलब इनको भी मिलेगा, बाद में इनके फिर जो नेक्स्ट जनरेशन होंगे उनको भी मिलेगा।
गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अलाउंस मिलेगा। और ये कितना मिलेगा, इसका मेजरमेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट रेवेन्यू एंड पोटेंशियल ऑफ द मर्जिंग स्टेट। तो जो राज्य मर्ज हो रहा है, जो राजघराना मर्ज हो रहा है ना, तो उसका एक्सटेंट क्या है, हाँ, उसका कितना दूर तक उसका फैला हुआ है, उसकी रेवेन्यू क्या है, उसके पास कितना फाइनेंशियल रेवेन्यू है उस स्टेट का, और पोटेंशियल, और उसमें कितनी क्षमता है। तो ये सब चीज़ों के बेसिस पे राजघरानाओं का एक ये डिसाइड किया जाएगा कि इसको कितनी ग्रांट या गवर्नमेंट से कितनी अलाउंस मिलनी है। और ये हेरिडिटरी चलेगा कि इस राज परिवार को मिला, फिर कल इनके डेथ होने के बाद इनके पुत्र को भी, इनके वंशज को भी मिलेगा। दिस ग्रांट वॉज कॉल्ड द प्रीवी पर्स। तो ये जो सरकार की तरफ से जो इनको ग्रांट मिल रहा था, इसी को प्रीवी पर्स के नाम से हम जानते हैं। At the time of accession, there was little criticism of these privileges since integration and consolidation was the primary aim. तो जब भारत आज़ाद हुआ था और उसके बाद जब ये इंटीग्रेशन हो रहा था, खास करके हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का इसमें बहुत बड़ा रोल था। तो जब ये इंटीग्रेशन हो रहा था भारत के साथ और इन राज्यों का कंसोलिडेशन हो रहा था, तो उस समय ऑफ कोर्स है ना, इसका बहुत ज़्यादा आलोचना नहीं हो रहा था, क्योंकि लोगों का प्राइमरी एम था कि देश को इंटीग्रेटेड और कंसोलिडेटेड किया जाए। Yet, hereditary privileges were not consonant with the principles of equality and social and economic justice laid down in the Constitution of India, है ना। तो उस समय तो ये इस पर उतना आलोचना नहीं किया गया कि इनको इतना पैसा दिया जाएगा, हेरिडिटरी रूप से दिया जाएगा, क्योंकि उस समय सबको जुड़ना इंपॉर्टेंट था, है ना। बट बाद में बहरहाल ये वंशानुगत जो विशेषाधिकार भारतीय संविधान में जो वर्णित समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता। जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी और सोशल जस्टिस जो हमारे संविधान में वर्णित है, इसके हिसाब से ये जो हेरिडिटरी मिल रहा था, ये नहीं मेल खा रहा था। नेहरू हैड एक्सप्रेस्ड हिज डिससेटिस्फैक्शन ओवर द मैटर टाइम एंड अगेन। तो नेहरू ने अपने इस मुद्दे के ऊपर काफ़ी बार वो अपना असंतोष व्यक्त कर चुके थे, है ना। फॉलोइंग द 1967 इलेक्शंस, इंदिरा गांधी सपोर्टेड द डिमांड दैट द गवर्नमेंट शुड एबॉलिश प्रीवी पर्सेस। तो 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने एक सपोर्ट किया एक डिमांड को कि सरकार को जो प्रीवी पर्स है ये बंद कर देना चाहिए अब। मोरारजी देसाई हाउएवर कॉल्ड द मूव मोरली रॉन्ग एंड अमाउंटिंग टू ए ब्रीच ऑफ फेथ विद द प्रिंसेस। तो जो मोरारजी देसाई वो उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, है ना। तो जो मोरारजी देसाई हैं वो बेसिकली इसका विरोध करते हैं कि प्रीवी पर्स को जो प्रीवी पर्स की जो समाप्ति है, इसको वो नैतिक रूप से गलत मानते हैं, मोरली रॉन्ग मानते हैं, और कहते हैं कि ये जो है ये रियासतों के साथ जो है विश्वासघात के बराबर होगा, ब्रीच ऑफ फेथ विद द प्रिंसेस, इनके साथ विश्वासघात हो रहा। द गवर्नमेंट ट्राइड टू ब्रिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1970 बट इट वॉज नॉट पास्ड इन राज्यसभा। तो सरकार जो है एक इसके लिए संवैधानिक संशोधन लाने का कोशिश करती है 1970 में, बट वो राज्यसभा में पास नहीं होता है। इट देन इशूड एन ऑर्डिनेंस विच वॉज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो उसके बाद क्या है, ये अध्यादेश जारी कर देती है, ऑर्डिनेंस ले जाती है ना, जिसको जो सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसको खारिज कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसको निरस्त कर देती है, इस अध्यादेश को, इस ऑर्डिनेंस को। Indira Gandhi made this into a major election issue in 1971 and got a lot of public support. तो इंदिरा गांधी इस मुद्दे को एक चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा बनाती है 1971 में, और जनता इसके सपोर्ट में रैली हो जाती है, जनता इसको बहुत सपोर्ट करती है। फॉलोइंग इट्स मैसिव विक्ट्री इन 1971 इलेक्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू रिमूव लीगल ऑब्स्टेकल्स फॉर एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेस। तो जब 1971 में उनको मैसिव जीत मिलता है, जब इतनी बड़ी जीत मिलती है 1971 में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में नेसेसरी बदलाव लाए जाते हैं, संशोधन लाए जाते हैं, ताकि जो भी प्रीवी पर्स को हटाने में जो भी कानूनी बाधाएं थी, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस थे उसके कारण जो लीगल ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, इसको अबॉलिश करने के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की ज़रूरत थी, संशोधन की ज़रूरत थी, वो इसमें ले आती है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ दोस्तों, और सारे स्पेशल टॉपिक्स जो थे वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 5 पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का इसका जो क्वेश्चन आंसर है, जो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, या जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स है,
इसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एंड अगेन आई विल रीआइट्रेट कि ये आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ये बहुत मददगार है, बहुत इनका योगदान होता है। इन क्वेश्चंस के एक एक लाइन को समझिए, मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा सो दैट इन क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग आपका जो CUT क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए CUT एग्ज़ाम और CBSE एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी ये सॉल्व होंगे। और सेकेंडली एक एक स्टेटमेंट जो इसमें लिखे हैं उसको एनालाइज करते हैं तो और भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, जिससे इससे घुमा फिरा कर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्लियर रहेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स अबाउट 1967 इलेक्शंस इज आर करेक्ट, है ना। तो 1967 का जो चुनाव है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो यहाँ दिया गया है वो सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कांग्रेस वोन द लोकसभा इलेक्शंस बट लॉस्ट द असेंबली इलेक्शन इन मेनी स्टेट, है ना। तो ये स्टेटमेंट है कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव तो जीत जाती है 1967 में, बट ये बहुत सारे राज्यों के जो असेंबली चुनाव है वो हार जाती है। तो ये एक सही स्टेटमेंट है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1967 के बाद इंदिरा गांधी जी की दूसरी बार प्रधानमंत्री बनती है, सरकार बना लेती है लोकसभा में, बट राज्यों में उनके सरकार गिर जाती है बहुत सारे राज्यों में। दूसरा स्टेटमेंट है कांग्रेस लॉस्ट बोथ लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, असेंबली इलेक्शन वो हार जाती है ना, बट लोकसभा इलेक्शन वो जीत जाती है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है कांग्रेस लॉस्ट मेजोरिटी इन लोकसभा बट फॉर्म्ड ए कोलिशन गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ सम अदर पार्टीज। तो कांग्रेस मेजोरिटी लूज नहीं करती है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। कांग्रेस का उस समय तक के हिसाब से, है ना, पहले 3 चुनाव हो चुके हैं, ये चौथा आम चुनाव है। तो पहले 3 जो लोकसभा आम चुनाव हो चुके थे उसके कंपैरिजन में चौथा आम जो लोकसभा चुनाव है इसमें उसका परफॉर्मेंस सबसे पुअरेस्ट होता है, सबसे लोवेस्ट होता है। बट कांग्रेस मैनेज कर लेती है, अपना मेजोरिटी पाने के लिए मैनेज कर लेती है। तो कांग्रेस को अपना मेजोरिटी लॉस नहीं करती है, वो थिन मेजोरिटी मतलब थोड़ी सी मेजोरिटी से आती है, लेकिन मेजोरिटी वो अपना रिटेन करती है, मेजोरिटी रहता है। तो कांग्रेस लॉस्ट मेजोरिटी कहेंगे तो ये गलत स्टेटमेंट है दोस्तों, इसको हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। लास्ट स्टेटमेंट है कांग्रेस रिटेन्ड पावर एट द सेंटर विद एन इंक्रीज्ड मेजोरिटी। तो ये स्टेटमेंट तो अभी जो मैंने आपको बोला पूरा उसका ही गलत है कि कांग्रेस रिटेन्ड पावर एट सेंटर, कांग्रेस पावर रिटेन करती है विद एन डिक्रीज्ड मेजोरिटी, है ना, थिन मेजोरिटी से। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। ध्यान रहे दोस्तों, मैंने बहुत सारे जगहों पे देखा है, बहुत सारे आंसर कीज में देखा है 1C को भी वो सही कहते हैं, बट मैंने आप ये इस चैप्टर को इस किताब में जब मैंने आपको पढ़ाया है उस टॉपिक को 1967 इलेक्शंस के रिजल्ट्स को आप फिर से पढ़िए, इस बुक में भी लिखा हुआ है और अच्छे से समझिए, ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में इधर ABCD दिया हुआ है। A में सिंडिकेट, B डिफेक्शन, C स्लोगन, D एंटी कांग्रेसिज्म। और इधर 1 to 4 में कुछ कुछ चीज़ें लिखी है, तो पढ़ लेते हैं एक बार, देख लेते हैं, फिर हम उसको मैच कराएंगे। एक में लिखा हुआ है एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लिविंग द पार्टी ऑन हुज टिकट शी और ही हैज़ बीन इलेक्टेड। नेक्स्ट इज ए कैची फ्रेज दैट अट्रैक्ट्स पब्लिक अटेंशन, है ना, एक ऐसा फ्रेज जो पब्लिक का ध्यान अट्रैक्ट करती है। थर्ड, पार्टीज विद डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजीशन कमिंग टुगेदर टू अपोज कांग्रेस एंड इट्स पॉलिसीज। एंड फोर्थ, ए ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स विद इन द कांग्रेस। तो मैच कराते हैं दोस्तों। तो जो पहला है सिंडिकेट, तो सिंडिकेट का मीनिंग क्या था? सिंडिकेट का मतलब था एक ग्रुप ऑफ लीडर्स, कांग्रेस के अंदर ही एक ग्रुप ऑफ लीडर्स थे जो काफ़ी पावरफुल और इन्फ्लुएंसर थे। तो ये 4 से मैच करता है ना, कि एक ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंस लीडर, काफ़ी ताकतवर और काफ़ी इन्फ्लुएंस रखने वाले लीडर जो कांग्रेस के अंदर ही थे, तो उनका कांग्रेस के विद इन एक सिंडिकेट था। तो जो ए को है हम 4 से मैच करा देंगे। नेक्स्ट है डिफेक्शन। डिफेक्शन में क्या होता है दोस्तों? दल बदल। लेजिस्लेटर जो है वो अपनी पार्टी बार बार बदल लेते हैं, है ना। तो एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लिविंग द पार्टी ऑन हुज टिकट शी और ही हैज़ बीन इलेक्टेड। तो जिस पार्टी की टिकट से वो जीत कर आए हैं उस पार्टी को छोड़कर वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं जीतने के बाद। जब वो संसद में या जब विधानसभा में पहुंच जाते हैं जीत कर किसी और पार्टी के सिंबल से, लेकिन वहाँ जब जिस पार्टी के सिंबल से जीत कर जाते हैं बाद में जाके वो अपनी पार्टी बदल लेते हैं, अपना गठबंधन बदल लेते हैं। तो ये डिफेक्शन कहलाता है दोस्तों, है ना। वो अपनी जिसको समर्थन दे रहे हैं वो बदल लेते हैं, तो दल बदल।
स्लोगन, स्लोगन क्या है दोस्तों? स्लोगन आप सब जानते हैं कि स्लोगन एक कैची फ्रेज है, एक अच्छा सा ऐसा फ्रेज जो पब्लिक का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करे, अपने पब्लिक का ध्यान खींचे, उसको हम स्लोगन कहते हैं। और लास्ट बच गया दोस्तों एंटी कांग्रेसिज्म। एंटी कांग्रेसिज्म क्या है? एंटी कांग्रेसिज्म का मतलब है कि पार्टीज विद डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजीशन, है ना, जो पार्टी इनके आपस के जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो भिन्न भिन्न है, वो डिफरेंट है, बट ये सब एक साथ आ गए हैं। ये सब एक साथ आ गए जस्ट कि इनको कांग्रेस और उसकी नीतियों का विरोध करना है ना। तो कांग्रेस और उसकी नीतियों को विरोध करने के लिए अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी, ऐसा नहीं कि वो अपनी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो अपनी विचारधारा से विघटित है, बट उसके बाद उन सबका अपोजिशन सेम है, सबको कांग्रेस को अपोज करना है, तो इसलिए वो लोग साथ हो गए। तो ये एंटी कांग्रेसिज्म, गैर कांग्रेसवाद कहलाता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज whom would you identify with the following slogan और phrases? तो जो नीचे लिखे स्लोगन है ना, या मुहावरे हैं, इससे आप किसको आइडेंटिफाई करते हैं? तो जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, है ना। तो लाल बहादुर शास्त्री, इससे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया? सिंडिकेट ने दिया था दोस्तों। इंदिरा हटाओ का नारा, जो कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट थी, जो इन्होंने अपना नारा दिया था, इस इंदिरा हटाओ। और गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी, है ना। जब सिंडिकेट ने नारा दिया इंदिरा हटाओ, है ना, तो इन्होंने नारा दे दिया गरीबी हटाओ। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था दोस्तों। तो ये हमारे तीनों के जवाब हो गए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रैंड अलायंस ऑफ 1971 इज करेक्ट? तो जो ग्रैंड अलायंस थे, है ना, उसके बारे में नीचे में कौन सा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो करेक्ट है? तो द ग्रैंड अलायंस वॉज फॉर्म्ड बाई नॉन कम्युनिस्ट नॉन कांग्रेस पार्टीज। तो बोल रहा है कि जो ग्रैंड अलायंस है वो नॉन कम्युनिस्ट और नॉन कांग्रेस पार्टीज के द्वारा बनाई गई थी। ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों, ये नॉन कम्युनिस्ट और नॉन कांग्रेस पार्टीज के द्वारा ये ग्रैंड अलायंस बनाई गई थी। द ग्रैंड अलायंस हैड ए क्लियर पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम। कह रहा है कि ग्रैंड अलायंस के पास एक सोची समझी पॉलिटिकल, राजनीतिक और विचारधारा का कार्यक्रम था। तो ऐसा नहीं था दोस्तों, ग्रैंड अलायंस का कोई पॉलिटिकल, कोई आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम नहीं था। वो लोग अलग अलग विचारधारा से जुड़े हुए थे, वो सब कांग्रेस के अगेंस्ट वो लोग थे, इसलिए वो लोग जुड़े हुए थे। ग्रैंड अलायंस वॉज फॉर्म्ड बाई ऑल नॉन कांग्रेस पार्टीज। कह रहा है कि जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टीज थी वो सब लोग ग्रैंड अलायंस मिलकर बनाए थे, उन सब लोग ग्रैंड अलायंस में शामिल थे। नहीं दोस्तों, जो नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज थी वो कांग्रेस के साथ थी, कांग्रेस के समर्थन में थी। जो सॉरी जो कम्युनिस्ट पार्टीज थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो कांग्रेस के समर्थन में थी। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो कांग्रेस के समर्थन में थी, तो हमें ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। सारी नॉन कांग्रेस पार्टीज उसमें शामिल नहीं थी, कम्युनिस्ट पार्टीज ग्रैंड अलायंस का पार्टी नहीं में पार्ट नहीं थी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 को हम छोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव टाइम नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा आपको सजेशंस भी देने हैं, तो आई विल कम टू डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। स्टेट विच ऑफ दीज वेर रीजन्स फॉर द डिफीट ऑफ कांग्रेस इन 1967, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। बोल रहा है कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें कांग्रेस के जो 1967 में जो डिफीट हुई थी उसके लिए जिम्मेदार है। तो ये देखते हैं क्या। द एब्सेंस ऑफ करिज्मेटिक लीडर इन द कांग्रेस पार्टी। तो कह रहा है कि 1967 में जो कांग्रेस की जो हार हुई बहुत सारे राज्यों में, तो इसका क्या रीज़न था? कि तो पहला रीज़न दे रहा कि कांग्रेस पार्टी में करिज्मेटिक लीडर, है ना, जो लीडर का करिश्मा हो, ऐसा लीडर्स नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। कांग्रेस में उस समय बड़े बड़े स्टॉलवर्ड लीडर्स थे, कांग्रेस में करिज्मेटिक लीडर्स थे, ठीक है, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी हार जाती है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है स्प्लिट विद इन द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी में बिखराव हो जाता है। तो ये बात सही है दोस्तों। ये कांग्रेस पार्टी का जो रीज़न है डिफीट का, ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा यही है कि कांग्रेस पार्टी के विद इन स्प्लिट हो जाती है, उनका बिखराव हो जाता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड मोबिलाइजेशन ऑफ रीजनल, एथनिक एंड कम्युनल ग्रुप्स।
बोल रहा है कि जो बहुत सारी जो क्षेत्रीय एथनिक और जो सांप्रदायिक ग्रुप्स है, इन सब का बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन होता है और इस कारण से कांग्रेस पार्टी हार जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है ना। काफ़ी रीजनल मुद्दे उठते हैं और काफ़ी रीजनल पार्टीज लाइक अकाली दल, डीएमके, ये सब बहुत फोर फ्रंट में आ जाते हैं। तो ये सब भी एक कांग्रेस को हराने का एक बड़ा रीज़न होता है। इंक्रीजिंग यूनिटी एमंग नॉन कांग्रेस पार्टीज, बोल रहा है कि जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी उसमें काफ़ी यूनिटी हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी उसके बीच में एक्चुअली कोई यूनिटी नहीं था। वो लोग अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचारधारा से थे, बट सिर्फ कांग्रेस के अगेंस्ट वो लोग एक साथ अलायंस बनाए जरूर थे, बट उनमें कोई यूनिटी नहीं थी। इंटरनल डिफरेंसेस विद इन द कांग्रेस पार्टी, तो ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही काफ़ी डिफरेंसेस थे और ये कांग्रेस पार्टी के विद इन जो डिफरेंसेस थे वो एक बहुत बड़ा रीज़न था, इसको कांग्रेस पार्टी के हार में। सो दैट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सो दोस्तों, ये टॉपिक सारे कवर होंगे दोस्तों। ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने कवर कर लिया, तो ये चैप्टर ही समाप्त होता है। एंड ऑल द बेस्ट आप लोगों को। आई होप ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आप सीयूईटी एग्ज़ाम या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या अपना फाउंडेशन बनाना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो एनसीईआरटी बुक्स आपके लिए मस्ट है। इसके एक एक वर्ड, एक एक लाइन को समझना बहुत ही अत्यंत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाया हूँ। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।